स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते कड़कती धूप के नीचे एक आदमी खड़ा होता है कि हाथों में जंजीर होती है, उसका शरीर कांप रहा होता है। में बहुत से लोग सामने दिखाई देते हैं। इनमें से एक व्यक्ति जो समय को देख रहा होता है, में देखने के बाद वह अपनी वॉच बंद कर देता है, चिल्लाते हुए सभी को शांत होने के लिए बोलता है और आगे बोलता है, हमारे महान दिवंगत सम्राट को नशीले पदार्थों की राक्षसी बुराई ने हमसे छीन लिया है। ये कानून के अनुच्छेद 47 अखंडन 1 के अनुसार यह अपराधी जिसने अवैध रूप से नशीले पदार्थों का उपयोग और बांटा, इसे तुरंत। यह सुनकर वह आदमी डरते हुए बोलता है, कृपया रुके, कृपया मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बोलता है, सिर काटकर मौत की सजा दी जाए। वह बोलते ही रस्सी छोड़ दी जाती है और उस आदमी का गला कट जाता है। उस आदमी का सर कटकर देख सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, खुशी से बोल रहे होते मर गया। वहाँ पे सिर्फ एक लड़की जो बेहद ही डर गई होती है। यह देख वह कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड है। यह देख वह डर से अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। कुछ देर बाद का होता है, कोई बोल रहा होता है, ओ यहाँ का माहौल काफी डरावना है। फिर भी ये राहत की बात है कि वह ग्रैंड ड्यूक अर्जेंट के लौटने से पहले ही पकड़ा गया। हमारी फीमेल लीड जो सर झुका के चल रही होती है। वह आदमी आगे बोलता है, कल्पना कीजिए अगर क्रूर ग्रैंड ड्यूक ने उसे पकड़ लिया होता, आपको नहीं लगता कि उसके पूरे परिवार को गिलोटिन पर भेज दिया गया होगा? वह कहते हैं कि पिछले युद्ध में उसने एक ही बार में कल्पेन राज्य के राजा का सर काट दिया था। ज्यादातर लोग उन्हें जीवित रखेंगे कम से कम बात करने के लिए। आपको बताता हूँ कि वह पूरी तरह से पागल है। अब जब युद्ध खत्म हो गया तो ग्रैंड ड्यूक को ज्यादा समय नहीं लगेगा राजधानी में लौटने के लिए। यह सुन अचानक ही उसकी बास्केट नीचे गिर जाती है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। वह नीचे झुक के अपनी बास्केट उठाने लगती है। उसे देख कोई बोलते इस व्यक्ति क्या यह गिल का प्रसिद्ध फार्मासिस्ट नहीं है? यह सुन वह जल्दी से अपना सामान लेकर भाग जाती है। कोई बोलता फार्मासिस्ट। एक आदमी खुशी से बोलते मेरे हाथ में जरा भी दर्द नहीं है, सच में सबसे अच्छी हो। पिछली बार जो आपने दवा लिखी थी वह अद्भुत थी। एक औरत बोलती है, हाँ सर। ऐसे बोलते मेरे बच्चे को बुखार पूरी तरह से ठीक हो गया है, यह सब आपकी बदौलत है। सभी लोग उसे धन्यवाद बोल रहे होते हैं। बोलता है मैं नहीं जानता कि अगर आप यहाँ नहीं होते तो मैं क्या करता। वह भागते हुए सोचती है, हाँ कोई बात नहीं, जब तक ये मददगार है तक सब ठीक रहेगा। भागते उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले की चीजें आ रही होती हैं। वह बोलती है भले ही इसका मतलब वह शब्द का उपयोग करना हो, आखिरकार प्रभाव तो निश्चित है। मैं ये कर सकती हूँ यह सब ग्रैंड ड्यूक की मदद के लिए। वह बगैर रुके बस भागी जा रही होती है। वह रुकते हुए सोचते है मुझे खोज को जल्दी ही पूरा करना होगा, इससे पहले कि मुझे ढूंढा जाए। ये सब वह सलून बिल्डिंग को देखते हुए सोच रही होती है। वह बिल्डिंग के अंदर आती है, उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है। वह सोचती है यह क्या है, यहाँ बहुत शांति है। क्या सराय कभी इतना खाली रहा है? क्या सभी लोग फांसी या कुछ और देखने गए थे? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। यह सोचते हुए अपने कमरे के बाहर आके खड़ी हो जाती है। वह दरवाजा खोलने वाली होती है लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन वह इस चीज को नजरअंदाज करके दरवाजा खोल देती है। कमरे के अंदर आते हुए बोलती है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, यह कसकर बंद है। वह राहत की सांस ले रही होती है। तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की पे जाती है जहाँ पे कोई बैठा होता है। वह बोलती है हाँ ग्रैंड ड्यूक। ड्यूक उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं हाँ। बताया जाता है ग्रैंड ड्यूक कैसे कॉल एजेंट। ड्यूक बोलते हैं एलिन एलिलो। एलिन जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो बोलती हूँ आप यहाँ कैसे। एलिन को जो समझ आता है उसने क्या बोला तो वह अपनी बात को ठीक करते हुए बोलती है नहीं आप कब वापिस आए। सुन ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं आपको बस इतना ही कहना था मुझसे। एलिन ड्यूक की तरफ देखते बोलती हूँ और जल्दी से सर झुकाते हुए हड़बड़ाते हुए बोलती है कि जीत पर बधाई। ड्यूक एलिन के पास आते हुए बोलते हैं मैं आपके पास आकर आपके स्वागत की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आप विजय समारोह की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैंने सुना कि जब मैं बाहर था तब आपने कुछ मनमोहक शरारत की थी। एलिन घबराते हुए बोलती है क्षमा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। ड्यूक एलिन के सामने आकर बोलते आप दवाई बना रहे हैं। सुन एलिन हैरान होती है। ड्यूक दूसरी तरफ देखते हुए बोलते अफीम क्या मैं गलत हूँ। एलिन बोलते योर ग्रेस वो। ड्यूक उसकी तरफ देखते एलिन आगे बोलती है आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह बहाना कि मैं केवल दर्द निवारक दवाई का शोध कर रही थी काम नहीं करेगा, और मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि जो भी साम्राज्य में नशीले पदार्थों का निर्माण बेचता है उसे मौत की सजा दी जाती है। वो ये भी जानना चाहिए कि मेरे पास के रूप में निष्पादन करने का अधिकार है। और उसके हाथों से टोकरी छूट जाती है। घुटनों के बल ड्यूक के सामने बैठ जाती है। घबराते हुए बोलती है योर ग्रेस मैं तो बस आपके काम आना चाहती थी योर ग्रेस। ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। आगे बोलती है घायल सैनिकों के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ी मदद होगी। सच में मैं जानती हूँ कि ड्रग्स अवैध है, लेकिन ये सब सर झुका के बोल रही होती है। ड्यूक उसकी तरफ देखते हैं और उसके बालों को छूते हुए बोलते हैं ओ डियर, और उसके सामने बैठकर प्यार से बोलते हैं मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके चेहरे को पकड़ कर ऊपर करते हुए बोलते सुनो एलिन, जैसे कि होता है मुझे एक ग्रैंड डचेस की जरूरत महसूस हो रही है। बोलते हुए वह उसका चश्मा निकाल लेते हैं और ड्यूक खुद पहनते हुए बोलते इसलिए एलन क्या हम शादी कर लें। एलन जो ड्यूक की बातों को ध्यान से सुन रही होती है। ड्यूक एलन की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। एलन सोचते हैं क्या मैंने अभी सुना ग्रेस क्या इस तरह के चुटकुले बनाने वाले व्यक्ति हैं। मजाक नहीं है तो फिर क्यों। एलन घबराते हुए बोलती ड्यूक जो ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। एलन बोलती है मैं। ड्यूक का अचानक ही एलन का चेहरा लाल दिखने लगता है।
उसकी आंखें जो डर से फैली होती हैं। एलन बोलती है मैं आपके साथ हिस ग्रेस। वहाँ पे सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। वह दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं मैं शादी नहीं करना चाहती। ड्यूक चश्मा सर के ऊपर रखते हुए बोलते हैं वह उसका सर सहलाते हुए बोलते हैं मेरे अभिमान को चोट पहुंची है, तुम मुझसे शादी करने के बजाय लोटिन पर अपना सिर कटवाना पसंद करोगी। एलन घबराते बोलती नहीं ऐसे नहीं है। ड्यूक बोलते तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहती, या तो अपना सर कटवा लो या तो फिर किसी सुअर को बेच दिया जाएगा। एलिन मासूमियत से बोलती एक सुअर। ड्यूक हंसते हुए बोलते ने पूछा कि आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ देखते बोलते खैर ऐसा इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है हिस ग्रेस मुझे पसंद करे, और यह साफ है कि आप केवल मेरी माँ अपनी नानी के कारण परेशान हैं। यकीन है कि मैं आपको एक बच्चे की जैसी दिखती हूँ और आपको निश्चित रूप से एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी, तो तुम्हें मेरे साथ ऐसे काम करने होंगे। ड्यूक बस उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। वह नीचे देखते हुए आगे बोलती है तो इसमें सक्षम नहीं होंगे। ड्यूक उसके चेहरे के करीब आते हैं और उसे किस करने लगते हैं। ड्यूक के अचानक किस करने की वजह से एलिन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दोनों की किस गहरी होती जाती है। ड्यूक एलिन से अलग होते हुए उसके होठों पे काट लेते हैं। ड्यूक एलिन से अलग होकर उसका चेहरा देखते हैं जो बहुत ही लाल हो गया होता है। उसे देखते हुए बोलते हैं क्या अब आपको तसल्ली हो गई है। सीन थोड़ी देर बाद गाड़ी का होता है। कोई बोलता है इस ग्रेस ने आदेश दिया हमें आपको सीधे घर लेके चलना है। एलिन से पूछता है कि आप ठीक हैं? हमें बताया जाता है रोटन हिस ग्रेस का शूरवीर है। एलिन गाड़ी के बाहर देखते हुए बोलती है सर रोटन। शर्माते हुए बोलती है हिस ग्रेस ने मुझे शादी के लिए पूछा है। रोटन बोलता है ऐसा है? यह सुन के एलिन बोलती है बस इतना ही है। उसकी तरफ देखते हुए बोलती है क्या आप हैरान नहीं है? अपने जेब में हाथ डालते हुए बोलते है क्या ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अब जब आपको फांसी दी जाने वाली है लेडी एलिन, वह उसे कैंडी देते हुए आगे बताते हैं साम्राज्य के अंदर नशीली दवा पर प्रतिदिन सख्त होते जा रहे हैं। हिस ग्रेस ऐसी स्थिति में जहाँ उसे आपको बचाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा, और क्योंकि उसे डचेस की जरूरत है इसलिए उसने सबसे अच्छा तरीका चुना। एलिन सर झुका के सारी बातें सुन रही होते हुए बोलती है कुशल। मन में बोलती है ये समझ आता है मेरी माँ हिस ग्रेस की आया थी के कारण मेरा परिवार ड्यूक के रूप में वर्गित है। अगर मुझे ड्रग्स के साथ मिले होने के कारण फांसी दी जाए हिस ग्रेस के नाम को कलंकित करने से कुछ अलग नहीं है, लेकिन अगर ये प्रस्ताव कुशलता पर आधारित है तो मतलब ये है कि वह मेरी स्थिति में किसी और के भी साथ ऐसा ही करते। कैसी शादी जिसमें प्यार ना हो। रोटन एलिन को इतना शांत देखकर बोलते हैं किसी भी स्थिति में आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, भले ही आपको पसंद ना हो तो फिर भी आप ड्रग्स के साथ क्यों जुड़े। एलिन बोलती मैं तो इस ग्रेस की मदद करना चाहती थी। जब मैं बच्ची थी तो उनकी मदद लेने के अलावा कुछ नहीं किया, और युद्ध में शक्तिशाली दर्द को दूर करने वाली दवाई की जरूरत थी, लेकिन आपको आखिर ये कैसे पता चला। तो उसको इतना हैरान देखकर बोलता है ये और भी ज्यादा हैरानी की बात है आपने ये सोचा था कि इतनी मेहनत से अफीम खरीदने के बाद भी इस ग्रेस को पता नहीं चलेगा। पहले तो मैंने सोचा आप अफीम के आदी हैं लेडी एलिन, या कोई आपके साथ पूरी तरह से धोखाधड़ी कर रहा है। यह सुन के एलिन परेशान होते हुए बोलती है मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ सर। रोटन आगे बोलते हैं हिस ग्रेस किसी भी मामले में ये सब आपके लिए कर रहे हैं लेडी एलिन, भले ही ये सब आपके लिए भारी बोझ हो। यह सुन के एलिन मुंह फुला लेती है। चश्मा ठीक करते हुए बोलती है मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। रोटन बोलता है मैं बस आपके पिता के बारे में सोच रहा हूँ, वह निश्चित रूप से आपके और हिस ग्रेस के लिए परेशानी के कारण बनेंगे। लीना उसकी तरफ देखते हुए बोलती है क्या आप जानते मेरे पिता कैसे हैं सर। रोटन एलन की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ, इसके अलावा हर कोई आपको देखने के लिए उत्सुक है। जब मैंने कहा कि मैं आज आपसे मिलने जा रहा हूँ तो उन सभी ने मुझे आपको अभिवादन भेजने के लिए कहा है। यह सुनकर एलिन खुशी से बोलती है क्या सब ठीक है सर कासिन, सर मिशेल, सर डिएगो। अरे नहीं, मैंने एक कैंडी गिरा दी। एक ही बार में इतनी सारी चीजें पूछता देख है मुस्कुराते हुए बोलते बिल्कुल। इस बार वापस आते समय डिएगो ने आपके लिए गुड़िया और एक खरगोश उपहार स्वरूप खरीदा है। दूसरी तरफ ड्यूक अभी भी वहीं पे होते हैं। लीना की सर्च की डायरी देख रहे होते हैं। इतनी सारी डिटेल देख कर वह मुस्कुरा देते हैं और पढ़ने के बाद डायरी बंद करते हुए बोलते हैं अभी के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। घड़ी में 7 बजने वाले होते हैं। ड्यूक घड़ी को लगातार देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेसब्री से समय बीतने का इंतजार कर रहे हैं। 7 बजने के होते हुए बोलते सब कुछ उसके लिए। फिर बाद वह दोनों कमरे में आ जाते हैं। कमांडर एलन को कुकी खाने के लिए देते हैं और बोलते हैं यहाँ चाय नहीं है। एलन सोचती है सभी समय में मुझे इसी तरह देखना। जो वह कांपते हुए बोलते योर एक्सेलेंसी, हमें लगता होगा कि मैं कितनी दन्ने हूँ। वह अपनी नजरें उठा के सामने देखती है। उसके सामने कमांडर खड़े होते हैं। वो बोलते हैं योर एक्सेलेंसी। अपनी लाल आंखों से उसे घूर कर देखते हुए बोलते हैं योर एक्सेलेंसी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसे इतना घबराया देख के कमांडर हंस देते हैं। उसके मुंह में कुकी डाल देते हैं। एलन को खाने के लिए बोल रहे होते हैं। उन्हें सोचती है अभी उसके चेहरे पे क्या भाव थे, शायद मैंने इमेजिन किया होगा। अपनी सोच में खोई होती है। कमांडर उसके चेहरे पे से कुकी साफ कर देते हैं। जल्दी से अपने मुंह ढककर बोलती है मैं इसे कर सकती हूँ। ड्यूक उसकी हरकत को देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं इतना तनाव मत लो एलन, मानो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमांडर उसके करीब आते हुए बोलते हैं खैर एक किसके अलावा। वे अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पे रख देते हैं। सर झुकाकर बोलते हैं योर एक्सेलेंसी, सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हैं। कमांडर बोलते तुम मुझ पे शक क्यों कर रही हो, आप चाहते हैं कि मैं इसे साबित करूं। एलन घबराते बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। वे दूसरी तरफ देखते हुए बोलते हैं युद्ध के लिए जाने से पहले आपने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। कमांडर बोलते बेशक अब चीजें बहुत अलग है, लेकिन 7 साल काफी है किसी को बदलने के लिए। लेकिन युद्ध 3 साल तक चला। एलन बोलती ऐसे मत देखिए,
कमांडर मुस्कुराते हुए बोलते कैसे? एलियन परेशान होकर बोलती मुद्दा ये नहीं है। आगे बोलते शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो कुछ समय दीजिए। उस समय में खुद को समझा नहीं सकी। मोर्फिन दर्द निवारक दवाई से अलग है, वह बहुत ही खास है और निश्चित रूप से। कमांडर अपना सर एलन के सर पे रखते हुए बोलते हैं बताओ मुझे, मैंने जब तुम्हें किस किया था तो तुम्हें नफरत हुई? दोनों के चेहरे बहुत ही करीब होते हैं। सोचते मुझे नफरत नहीं है, बेशक मैं इससे नफरत नहीं कर सकती थी। यह उस आदमी से किस था जिसे मैं 10 साल से प्यार करती थी। मैं यह बात ईमानदारी से नहीं कह सकती। मैं अपने शोध के कार्यों को पूरा करना चाहती हूँ। यह सब इस तथ्य से आता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसकी आंखें जो सिर्फ कमांडर पे टिकी होती हैं। मैं जानबूझकर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह साहस करना भी। वह बोलती हाँ मुझे इससे नफरत थी। कमांडर का ध्यान एलन पर होते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम्हें झूठ बोलना हो तो अपनी आंखें बंद मत करना एलन। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलते ये झूठ नहीं है, मैं तो बस घबरा गई थी क्योंकि ये मेरा पहला मौका था। कमांडर उसके बाद सुनकर हंसते हुए बोलते हैं हमें तब तक प्रयास करना चाहिए तक आपको इसकी आदत न पड़ जाए। इनकी ये बात सुन के एलन का मुंह खुल जाता है। एलन शर्माते बोलते नहीं हम नहीं कर सकते। वह बोलती मैंने अभी कुकी खाई है और मैंने अभी अल्कोहल भी पिया है। बोलते हुए अपना चेहरा कमांडर से छुपा रही होती है। कमांडर उसके चेहरे पे हाथ रखते हैं। एलन बोलते तो अभी कुछ आगे बोल पाती इससे पहले कमांडर उसके गर्दन पे किस कर लेते हैं। एलन बोलती है रुके ये अजीब महसूस हो रहा है। वह सोफे की साइड में जाते हुए बोलती है योर एक्सेलेंसी। कमांडर उसके बात को अनसुना करके उसके गर्दन पे किस कर रहे होते हैं। फिर वह अपना हाथ एलन के कमर पे रख देते हैं जिससे वह हैरान हो जाते और चिल्लाते हुए बोलते रुक जाइए। यह सुन के कमांडर रुक जाते हैं। वह उसका हाथ पकड़ के अपनी सीने पे रखते हैं और बोलते हैं अलीना कल इंपीरियल पैलेस आना है। कमांडर उसके हाथ पे किस कर लेते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं जीत के भोज में भाग ले और मुझे बधाई दे। वह उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए बोलता आप ऐसा कर सकते हैं ना। कुछ देर बाद डियागो ड्राइवर से बोलता है यंग लेडी को सुरक्षित ले जाओ। ड्राइवर बोलता हाँ सर, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। डियागो गाड़ी को जाता देख बोलता है बकवास। जिस बदलाव के दौरान उससे मिलना पड़ा। वह अपने सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है रूटीन को उससे टकराना चाहिए था, मैं ही क्यों। वह गहरी सांस छोड़ते हुए बोलते कोई परवाह नहीं। इस बार डियागो कहीं जा रहा होता है। उसकी चलने की आवाज अंधेरे में गूंज रही होती है। वह एक कमरे का गेट खोलकर अंदर आते हुए बोलता है योर एक्सलेंसी यंग लेडी। अभी वह कुछ आगे बोल पाते इससे पहले कोई बोलता है सर डियागो। वह अपने पैर के पास देखता है, वहाँ पे अलीना के पापा होते हैं जो डियागो का पैर पकड़ के बोल रहे होते हैं मुझे छोड़ दीजिए। उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। वह डियागो को देखते हुए बोलते हैं एलन मुझे ढूंढ रही है। गिड़गिड़ाते हुए बोलता है धरती पर क्यों, तुमने मुझे इतनी भयानक जगह पर क्यों घसीटा। तभी कोई बोलता है डियागो। डियागो की नजर सामने जाती है, वहाँ पे कमांडर होते हैं जो अपने चेहरे पे लगा हुआ खून पोंछ रहे होते हैं। वह मुस्कुराते बोलते हैं अलीना को ड्रिंक मत देना। ये सुन के अलीना के पापा कमांडर को देखते हैं। कमांडर आगे बोलते हैं अब से हर एक बोतल छुपा दो। वो सर झुका के बोलते हैं हाँ योर एक्सलेंसी। कमांडर अलीना के पापा का बाल खींचते हैं, उसके पास आकर बोलते हैं क्या आपके पास कुछ बेचने के लिए बचा है बोरन। कमांडर को इतना पास देख के घबरा रहा होता है। वह गिड़गिड़ाते बोलते कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं अलीना को बेचने की कोशिश नहीं करूंगा। कमांडर बोलते ओ डियर हमने अभी तक शुरू नहीं किया। डियागो कमांडर को देखते हुए सोचता है वह अच्छे मूड में दिख रहा है लेकिन वास्तव में बदल गया है ना। वह अपनी लाल आंखों से अलीना के फादर को घूर रहे होते हैं। उसके चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कान होती है जिसे कोई भी देख ले तो उस पर फिदा हो जाए। बताया जाता है 6 महीने पहले कल्पेन राज्य वहाँ के एम्परर घबराते हुए बोलता है मैं आपके एम्परर को जानता हूँ। अब से हम देखते हैं महल में चारों तरफ लोग मरे हुए होते हैं। वहाँ पे कुछ लोग सैनिक के कपड़े पहने हुए खड़े होते हैं। एम्परर घुटने को बल एक आदमी के सामने बैठा होता है। एम्परर घबराते हुए बोलते कल्पेन का राज्य साम्राज्य के अधीन है। उस आदमी ने अपना चेहरा हाथों से ढका होता है, उसके सिर्फ लाल आंखें दिख रही होती है। वह आदमी बोलता 7 साल पहले था या नहीं था। वह बोलता आखिरकार आप वापस आ गए। यह बोलते हुए कमांडर का चेहरा बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एम्परर तो डर के मारे नीचे देख रहा होता है। वह अपनी तलवार एम्परर के चेहरे के पास करता है। एम्परर डरते बोलते रुक जाइए आपको क्या चाहिए। वह कुछ आगे बोल पाते इससे पहले उसका गला कट जाता है। यह सब इतनी जल्दी से होता है कि किसी को भी कुछ नहीं पता चलता। उसका ताज दूसरी तरफ गिरता है। वह गुस्से से मरे हुए एम्परर का शरीर को देख रहा होता है। उसके चेहरे पे खून के छींटे पड़े होते हैं। कोई बोलते है योर एक्सलेंसी अगर आपने उसे जिंदा रखा होता तो बाद में उसकी योग्यता का आंकलन किया होता तब भी बहुत देर नहीं होती। शायद यही कारण है कि आपने उसे तुरंत ही फांसी दे दी। वह आदमी वहाँ से जाते हुए बोलते मैं एलन से शादी करना चाहता हूँ। यह सुन के उसके सभी नाइट हैरान हो जाते हैं। एक सिपाही बोलते हुए बहुत ही बोझिल महसूस करेगी। वह आदमी वहाँ से जाते हुए बोलते मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ग्लोटिन पर उसका सर काटे जाने से बेहतर ही है। यह सुनकर एक नाइट बोलता है क्या कौन हिम्मत करेगा उस लेडी के गर्दन पे हाथ रखने की। वह आदमी आसमान को देखते हुए बोलता है किसी चीज से ज्यादा आसमान में चील उड़ रही होती है। वह खुद से बोलते हैं मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा और सीन प्रेजेंट का हो जाता है और कमांडर हंस रहे होते हैं। अगले दिन चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। रीना लोगों के बीच में होती है। वह लोगों से टकराने की वजह से माफी मांग रही होती है। वह सामने का नजारा देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने नाइट की रैली निकल रही होती है। क्योंकि सभी लोग उनके जीत के आने की खुशी मना रहे होते हैं। बैंड बाजा बज रहे होते हैं।
जो उस दृश्य से मिलकर बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। एलिना सामने का नजारा देख के खुश हो रही होती है क्योंकि सबसे आगे कमांडर की गाड़ी जा रही होती है। चिल्लाते बोलते ट्रांस साम्राज्य की जय, हिज ग्रेस ग्रैंड ड्यूक एजेंट की जय हो। वह शाही ड्रेस में बहुत ही सुंदर दिख रहे होते हैं। एलिना सबसे आखिरी में खड़ी होती है। वह कमांडर को देखते हुए सोचती है, हिज एक्सेलेंसी वह सचमुच चमक रहे हैं। यह देखकर वह वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाती है। वह वहाँ से जाने लगती है। लोग बोल रहे होते क्या हुआ, कोई बोलते क्या हो रहा है, तो कोई बोलते हैं हिज एक्सेलेंसी नीचे आ गए हैं। ये सुन के एलिन वहीं पे रुक जाती है। तभी एक नाइट बोलता है सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ। सभी लोग हिज एक्सेलेंसी को सल्यूट करो। एलिना पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कमांडर उसे फूल देते हुए बोलते तुम बिल्कुल इसकी तरह दिखती हो, ये तुम्हारा है। यह बोलते हुए वो एलिना को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। मैं ड्यूक बोलूंगी अब से। वह दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। एलिना को लोगों की बातें सुनाई देती है जो बोल रहे होते हैं क्या भीड़ में नाइट भी थे, क्या ये दुर्घटना के कारण हुआ था। वह कितना विचारशील है, जैसा कि उम्मीद थी ग्रैंड ड्यूक से। सभी लोगों की नजर एलिना पे होती है। कोई बोलता है तो वह औरत कौन है, तो कोई और बोलता है पृथ्वी पर कौन हिम्मत करेगा ग्रैंड ड्यूक को लिली सौंपने के लिए। एलिना उनकी बातें सुनकर परेशान हो रही होती है, लेकिन कोई और भी था जो उन पे नजर रखे हुए था। एक औरत अपनी छत पर बैठे यह नजारा देख रही होती है। ड्यूक कैसे एलिना के पास जाकर उसे फूल दे रहे होते हैं। उनके वक्त एलिन के घर के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। एक आदमी बोलता है हिज एक्सेलेंसी ने कपड़े और ज्वेलरी भेजी है। घर के अंदर एक औरत चलते हुए बोलती है परेशानी से, विक्ट्री बैंक्वेट के लिए बहुत ही कम समय बचा है, हमें तैयारी करने में जल्दी करनी चाहिए। मुझे पहले आपको किस चीज में मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एलिना सोफे पे सिमटी हुई बैठी थी। वह बहुत ही परेशान होती है। वह औरत बोलती है कि मुझे पहले आपके बालों में मदद करनी चाहिए। एलिना उसकी बातों का जवाब नहीं देती है। वह अपने मन में सोचती है क्यों वह ऐसा कुछ करेगा, उन्हें जरूर पता होगा कि राजधानी में क्या हंगामा मच जाएगा। वह खुद के प्रतिबिंब को फ्लावर पॉट में देखती है। एलिना को अपनी माँ की बात याद आती है जो बोलती है राजकुमार निश्चित रूप से साम्राज्य के प्रकाश बन जाएंगे। मुझे उनकी नरसेनानी होने पर बहुत ही गर्व है। तुम्हें भी राजकुमार की मदद करनी होगी लिली। छोटी एलन ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रही होती है। उसकी माँ उसे चश्मा देते हुए बोलती है इसलिए उन शर्मनाक आंखों को ढकना बेहतर होगा। आप समझ गई अपने माँ के शब्द है ना। एलिना उस औरत से बोलती है मुझे किसी भी सजावट की जरूरत नहीं है। ये सुन के वह औरत हैरान होते हुए बोलती है लेकिन एलिना उसकी बात को बीच में रोकते हुए बोलती है अभी क्या आप मुझे ड्रेस पहनने में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड ड्यूक की हवेली कोई कहता है आज का मार्च हिज एक्सेलेंसी ग्रैंड ड्यूक ने किसी औरत को एक फूल दिया है। वह बोलता है मैंने इसे खुद नहीं देखा है, लेकिन वह कहते हैं कि दुनिया में उसके जैसी सुंदरी मौजूद नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं वह महान एक कुलीन घराने की औरत है। कोई बोलता है तो क्या पहले से ही ग्रैंड डचेस का फैसला हो चुका है। औरत बोलती है वह सचमुच बहुत ही खूबसूरत होगी ना, मुझे उससे जलन हो रही है। वहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती है तभी वहाँ पे एलन आ जाती है। वह लोगों को देखते हुए सोचते है क्या यहाँ आना गलती थी, लेकिन अभी भी उसे कल रात की बातें याद आती है। ड्यूक ने उसे पार्टी में आने के लिए बोला होता है। एलिना चलते हुए सोचती है अगर मैं उसे जल्दी से नमस्कार करके चली जाऊँ। तभी उसकी टक्कर एक औरत से हो जाती है। एलिना जल्दी से उससे माफी मांगती है। वह औरत बोलती है ओ माय आप जरूरी बैरन ललाइट की बेटी होंगी ना सही। एलिना उस औरत को देखकर बोलती है ये व्यक्ति। वह याद करती है कोई बोलता है डॉक्टर फार्मासिस्ट, क्या आपने हिज ग्रेस सम्राट की सगाई के बारे में खबर सुनी। एलिना बोलती है हाँ मुझे लगता था कि ग्रैंड ड्यूक ऑफ पैरावेलनी का घर था। वह आदमी हंसते हुए बोलता है जैसा कि सोचा था, क्योंकि ये इतनी लोकप्रिय फार्मेसी है इसलिए खबर तेजी से फैली है। एलिना हंसते हुए बोलती है मैंने इसे आज की अखबार में देखा। वह कहते हैं कि महारानी का मूल इरादा मैच नहीं था द एम्परर, लेकिन ग्रैंड ड्यूक अर्जांट बताया जाता अर्नोन वॉल पैरावेलनी सम्राट के मंगेतर। एलिना उसे देखकर अपने ही सोच में खो गई होती है। खुद से बोलती है लेडी पैरावेलनी। एलिना हैरान हो जाती है क्योंकि वह काफी देर से उन्हें देख रही होती है। वह जल्दी से बोलती है हेलो माँ लेडी ऑलनॉल। ये बोलते हुए वो बहुत ही घबरा रही होती है। वहाँ पे तीन औरत आके बोलती है हे भगवान आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं, आपकी ड्रेस भी बहुत ही सुंदर है। उनमें से एक औरत बोलती है ईमानदारी से फ्रांस साम्राज्य की लिली आप पूरी तरह से फिट बैठती हैं। एलिना उनकी बातें सुनकर मन में बोलती है लिली मुझसे भी ज्यादा। जब ड्यूक ने पहली बार उसे गोद में उठाया होता है ऐसा लगता है कि ये उपनाम उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। उनमें से एक औरत की नजर एलिना पे जाते हुए बोलती है ये औरत कौन है, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले उसे कभी देखा है। पैरावेलनी बोलती है वह औरत जिसे ड्यूक ने फूल दिया था मार्च के समय। एलिना उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है। वह औरत बोलती है क्या। औरत बोलती है अरे बाप रे, एक अनोखी सुंदरता होने की अफवाह की तुलना में वह थोड़ी। वह औरत एलिना को घूर कर देखते हुए बोलती है अफवाहें हमेशा बड़ा चढ़ाकर बताई जाती है। तो दूसरी औरत बोलती है इसका मतलब है कि ग्रैंड ड्यूक की मंगेतर की कहानी बकवास थी। पैरावेलनी बीच में आकर बोलती है आप सब कितने भयानक हैं। एक्सेलेंसी वह व्यक्ति है जो जरूरतमंद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेडी एलेरोड उनके समर्थन में आने वाले अनेक लोगों में से एक है। ऐसी बातें फैलाने से एक्सेलेंसी के दयालु दिल पर बोझ बढ़ता है। आपको लेडी एलेरोड से माफी मांगनी चाहिए। एलिना उन्हें देखकर मन में सोचती है ये क्या है। वह तीनों माफी मांगते हुए बोलती हमें नहीं पता था कि उसे सिर्फ समर्थन मिल रहा था। पैरावेलनी जो तिरछी नजरों से एलिन को देख रही होती है
एलिना बताती है किसी तरह थोड़ा सा महसूस होता है। एलिना आगे कुछ सोचती इससे पहले ही सर रोटेन आकर बोलते हैं, लेडी एलिना आप यहाँ आए, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, कोई आपका इंतजार कर रहा है लेडी एलिना। एलिना बोलते सर रोटेन। एलिना बोलती है आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है माय लेडी, मुझे आशा है कि हम अगली बार मिलेंगे। यह बोलकर वह सर रोटेन के साथ वहाँ से चली जाती है। वे सभी औरतें उसे जाता देख बोलती हैं, क्या वह आदमी ग्रैंड ड्यूक का नाइट नहीं है? ग्रैंड ड्यूक का नाइट उस औरत के पास क्यों जाएगा? वह एक नौकर को भेज सकता था, फिर वह खुद क्यों गया? इसे सिर्फ समर्थन करना थोड़ा अजीब लगता है। पैरा वैलनी एलिना को जाते हुए देख रही होती है। रोटेन चलते बोलते आने के लिए धन्यवाद लेडी एलिना, हिज एक्सीलेंसी सचमुच बहुत ही खुश होंगे। यहाँ की यात्रा आरामदायक थी। क्या मैं आपका डांस कार्ड देख सकता हूँ? खुद तुम्हें ले जाना चाहिए था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। एलिना जल्दी से बोलती है, अरे नहीं, हिज एक्सीलेंसी ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था इसलिए मैं काफी आराम से आ गई। उन्होंने मुझे कपड़े पहनाने में मदद करने के लिए किसी को भेजा लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा इसलिए मैंने उन्हें वापस भेज दिया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे बस कपड़े पहनने में उनकी मदद ले लेनी चाहिए थी। किसी तरह मुझे लगा कि मैं बहुत ही अलग दिख रही हूँ। रोटेन बोलती है नहीं, पीछे से डियागो चिल्लाते हुए बोलते, ओ डियर नहीं माय लेडी, अगर आपने और भी अधिक ढंग से कपड़े पहने होते तो ये बहुत ही प्रभावशाली होता। रोटेन उसकी बातें सुनकर परेशान हो गया होता है। एलिना बोलती सर डियागो सांस छोड़ते हुए बोलता है, राजधानी का हर एक आदमी आपके चारों तरफ इकट्ठा हो गया होता। लीना चारों तरफ देखते हुए बोलती है, सर मिशेल और सर सैनोन के बारे में क्या? मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें देखूंगी। डियागो बोलते हुए दोनों थोड़ी देर में आएंगे, हो सकता है कि वह कभी आ ना पाए। एलिना बोलती है, सचमुच मैं उन दोनों को देखना चाहती हूँ, कितनी दुख की बात है। डियागो हंसते हुए बोलते हैं, ऐसा मत कहो, चलो जल्दी ही सब मिलकर चाय पिए। मैंने एक खरगोश और गुड़िया खरीदी है, वो सचमुच बहुत ही अच्छी है, वह बिल्कुल आपकी तरह दिखता है माय लेडी। एलिना मन में सोचती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तभी कोई बोलता है, लेडी एलिना। तीनों की नजर सामने जाती है। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, वास्तव में ये लेडी एलिना है। उसके साथ वाली औरत बोलती है, क्या सच में? वह बोलते हैं, आप कितने बड़े हो गए, कितने साल हो गए हैं। क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरी याद आई जब हम 12 साल की थे? क्यों बोलती है, मैं जब तुम 15 साल की थी। वह लोग इसी तरह बातें करते हैं। कुछ देर बाद एलिना के हाथ में एक कार्ड होता है। रोटेन हंसते बोलता है, आपका डांस का कार्ड पहले ही भर चुका है। सेलिन हंसते बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ। वह कार्ड को देखते हुए मन में सोचती है, सिर्फ एक लाइन को खाली क्यों छोड़ा गया। रोटेन बोलता है, लेडी एलिना हम ग्रीन हाउस पहुंच गए। लीना सामने देखती है, उसकी नजर ग्रीन हाउस पे जाती है जो बेहद ही खूबसूरत दिख रहा होता है। रोटेन बोलता है, वहाँ हाल ही में नए पौधे लगाए गए हैं, उनमें से कुछ आपके शोध में मदद कर सकते हैं। एलिना बोलती है, सचमुच? रोटेन हंसते हुए बोलता है, हाँ आप अपना समय लेके चारों तरफ देखें। एलिना ग्रीन हाउस के अंदर जाते हुए बोलती है, और सर रोटेन आप? रोटेन बोलता है, मैं वापस बॉलरूम में जा रहा हूँ। वह बोलते हैं, आनंद ले। ये बोलते हुए उनके गाल लाल हो जाते हैं। वापस आते समय कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सुन के वे सर रोटेन की तरफ देखती है और ग्रीन हाउस के अंदर चली जाती है। वे ग्रीन हाउस को देखते हुए बोलती है, कितना बदल गया है। जब मैं छोटी थी, इस एक्सीलेंसी के कारण हर दिन मैं यहाँ आई। यह एक ऐसी जगह थी जो मुझे सारी परेशानियाँ भूलने पर मजबूर कर सकती थी। इतने समय बाद ये एहसास। तब ड्यूक वहाँ पे आते बोलते, मुझे भी इससे शांति मिलती है। बात सुन के एलिना पीछे पलट कर देखती, वहाँ पे ड्यूक खड़े होते हैं, बेहद ही सुंदर दिख रहे होते हैं। वे अंदर आते हुए बोलते, स्वागत है एलिना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोबारा बोलते, स्वागत है। एलिना बस शांति से उन्हें देख रही होती है। एलिना मन में सोचती है, हिज एक्सीलेंसी यहाँ क्यों आए हैं। तभी वे होश में आती है। ड्यूक हैरान होते कि एलिना को क्या हुआ। वह जल्दी से उन्हें ग्रेट करके और उनके विजय के लिए बधाई देती है। वह सर ऊपर करके ड्यूक को देखती है जो हंस रहे होते हैं। वह भी सर झुका के बोलते हैं, धन्यवाद लेडी एली रोड। घबराते बोलते हैं, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं अभी भी इस तरह के शिष्टाचार में अच्छी नहीं हूँ। ड्यूक हंसते बोलते, नहीं तुम ठीक हो। कार्ड पकड़ते बोलते, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम भी मेरे साथ एक डांस करना चाहती हो। एलिना ड्यूक को देखती है जो कार्ड में अपना नाम लिख रहे होते हैं। ड्यूक कार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोलते, यहाँ। एलिना कार्ड को देखती है जहाँ पर पहली लाइन में ड्यूक का नाम होता है। ड्यूक बोलते, एलिना क्या गलत है? एलिना बोलते, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे डांस के लिए पूछेंगे। मैं डांस में अच्छी नहीं हूँ, मुझे कभी उसका पूरा लेसन नहीं मिला। ड्यूक बोलते, एलिना क्या तुम भूल गई? आपको आपका पहला डांस किसने सिखाया? हम देखते हैं छोटी एलिना ड्यूक का हाथ पकड़कर उनके साथ अपना पहला डांस करती है। एलिना बोलती है, ये सही है, मुझे बार बार अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि यह कोई सपना नहीं था। छोटी एलिना डांस करते हुए हंस रही होती है। ड्यूक भी बहुत ही खुश होते हैं उसके साथ डांस करते हुए। एलिना डांस करते हुए व्हाइट लिली की तरह लग रही होती है। वह उस समय भी व्यस्त होगा जब उसकी माँ को ड्यूक और उसके डांस के बारे में पता चलता है। डांस जैसी बेकार चीज पे हिज ग्रेस का समय बर्बाद किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपनी जगह नहीं पता? एलिना अपनी माँ से बार बार माफी मांग रही होती है। एलिना बोलती है, मैं गलती थी माँ। ड्यूक एलन का चेहरा ऊपर करते हुए बोलते हैं, आप किस बात पर इतनी चिंता में डूब गए? एलिना जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलती है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या आपको बॉलरूम में जल्दी वापस नहीं जाना चाहिए? सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। ड्यूक बोलते, खैर मैं पौधे देखने के लिए थोड़ा समय निकाल सकता हूँ। उसी पेड़ के बारे में बताते हैं जिसे वे देखने के लिए उत्सुक है। आइए साथ में मिलकर देखते हैं। एलिना बोलते हुए, झूठ है, वो पौधा की परवाह नहीं करता है। एलिना ड्यूक को धन्यवाद बोल के वह उनके साथ जाने लगती है। चलते हुए बोलती है, उस लिली के लिए जो आपने मुझे पहले दी थी, और कपड़े, भले ही मैंने सही ढंग से कपड़े नहीं पहने, मैंने सोचा था कि मैं नमस्कार करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं डांस करूंगी। ड्यूक ध्यान से ही एलिन की बातें सुन
सुन रहे होते हैं वो बोलते हो। एलिना की नजर कैमेलिया पेड़ पे जाती है। मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा है, ये पहली बार है जब मैं इसे देख रही हूँ। इसका इस्तेमाल खून को रोकने के लिए किया जाता है। ये पत्तियों को देखो कितनी अनोखी दिख रही है। ये कहते हैं उसकी आंखें चमक रही होती है। कैमेलिया के पेड़ की विशेषताएं बता रही होती है। उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसके पास जाते हुए बोलते हैं, एलिना क्या तुम्हें इस तरह के फूल पसंद है? एलिना बोलती है, ऐसा नहीं है कि वह मुझे पसंद है, वह बस सुंदर दिखते हैं। ड्यूक अपना हाथ पौधों को छूने के लिए बढ़ाते हैं। एलिना अचानक ही हैरान हो जाती है क्योंकि ड्यूक ने उस पौधे की लकड़ी को बहुत ही कसकर पकड़ा होता है। एलिना चिल्लाते है, योर एक्सेलेंसी आप क्या कर रहे हैं? अपना हाथ ड्यूक की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, आप इसे बिना पकड़े इसके बारे में नहीं बात कर सकते। इस तरह के पौधे बहुत ही जल्दी नुकसान हो जाते हैं। यह सुनकर ड्यूक अपने सेंसेस में आते हैं। वे अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ये देख के एलिना राहत पाती है। ड्यूक बोलते माफ करना एलिना। वे ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं इन दिनों ठीक दिमाग में नहीं हूँ। एलिना पूछती है कि आपको कुछ परेशान कर रहा है? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लूटीन पर आपका सिर लगभग कट गया था। एलिना उसे देखती हुई सोचती फिर भी वह कभी भी इतना सहज नहीं था, यहाँ तक कि जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा तब भी नहीं। पिछले 3 सालों में आखिर क्या हुआ वह सोच रही होती तभी ड्यूक की आवाज आती है, शादी 1 महीने में होगी। मैं चाहता हूँ कि जल्दी हो, लेकिन कम से कम न्यूनतम तैयारी की तो जरूरत है। ये सुन के एलिना बोलती है, हिज एक्सेलेंसी के बारे में पक्का कोई दूसरा रास्ता भी होगा? मुझे पहले ही उनकी अधिक दया मिल चुकी है जितना मुझे मिलनी चाहिए थी, और शादी ही फांसी से बचने का एक रास्ता नहीं हो सकता। ड्यूक एक नजर ऊपर की तरफ देखकर बोलते हैं, एलिना। यह बोलकर वह उसे अपने करीब खींच लेते हैं। एलिना बोलती है, योर एक्सेलेंसी। हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे किलर खड़े होते हैं जिनके हाथों में डैगर था, ड्यूक को मारने के लिए आए होते हैं। ड्यूक हंसते हुए बोलते हैं, एक पल के लिए क्या आप अपनी आंखें बंद कर लेंगी? ये बोलते हुए वे किलर्स को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ पार्टी हॉल में एक लड़की भागते हुए आती है। डियागो और रूटेन के पास जाकर बोलती है, एलिना के बारे में क्या? ये सुन के वह सामने देखते हैं। वह लड़की हाफते हुए बोलती है, ये मत कहना मुझसे, क्या सारे डांस रिक्वेस्ट पूरे हो गए हैं मेरे बिना? हमें बताया जाता है वह कैशियर की नाइट मिशेल है। डियागो उस पर हंसते हुए बोलते हैं, हाँ सब हो गया, तुम्हें और जल्दी आना चाहिए था। मिशेल बोलते, धिक्कार है उन कमीनों पर। रूटेन बोलते, सैनोन के बारे में क्या? मिशेल अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलते, अभी तक नहीं। अभी एक आवाज घुसती है, आज से पहले खत्म नहीं हुआ होगा। वे तीनों हैरानी से सामने की तरफ देखते हैं। मिशेल चिल्लाते हुए बोलती है, वह क्या है? ड्यूक हॉल के अंदर आते हुए बोलते हैं। सभी लोगों की नजर गेट पे जाती है। ड्यूक और एलिना खड़े होते हैं। ड्यूक बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि ये मेरी जीत का जश्न मनाने के लिए है, लेकिन फिर भी एक हत्या का प्रयास हुआ है। यह सुन के सभी लोग गड़बड़ा गए होते हैं। आगे बोलते हैं, हमेशा की तरह वही आधे अधूरे तरीके मन से लगाते हैं। हम देखते हैं ड्यूक खून से लथपथ होते हैं। उनके खून से लथपथ हाथ एलिना के कंधे पे होते हैं। बगल में एलिना डरी सहमी खड़ी होती है। सभी लोग ड्यूक की इस तरह की हालत देख के घबरा रहे होते हैं और पूरा हॉल खून की गंध से भर गया होता है। ड्यूक आगे बोलते हैं, मैं आपको इरादों को अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं आपका जल्दी ही जवाब दूंगा। और हंसते हुए बोलते हैं, आप इसका इंतजार कर सकते हैं। सीन एलिना के बचपन का होता है। छोटी एलिना बोलती है, महाराज वास्तव में पौधों से प्यार करते हैं ना? तो क्या आपने मुझे पहले जो पौधों का विशाल संग्रह दिया था उसे पढ़िए। ड्यूक कुछ नहीं बोलते हुए शांति से छोटी एलिना को देख रहे होते हैं। वह चाय का कप देखते हुए बताती है। वह उन्हें पौधों के बारे में बताती है। यह बताने के बाद वह चाय पीने वाली होती है। ड्यूक उसे चाय पीने से रोक देते हैं। उनकी नजर उस नौकर पे जाती है जिसने एलिना को गर्म चाय पीने के लिए दी होती है। वह उस नौकर को चाय पीने के लिए बोलते हैं। नौकर डरते हुए बोलता, महाराज। वह जल्दी से घुटनों को बल बैठ कर बोलता है, मैंने एक गंभीर पाप किया है, कृपया बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए। ड्यूक बोलते, मैंने तुम्हें चाय पीने के लिए बोला, दिया कि भीख मांगने के लिए नहीं। वह अपने नाइट को इशारा करते हैं। नाइट जबरदस्ती उस नौकर को गर्म चाय पिला रही होती है, जिससे उस नौकर की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। चाय का कप टूटा हुआ देखकर ड्यूक बोलते हैं, इतनी शर्म की बात है, एक चाय के कप की इतनी बर्बादी। वह एलिना की तरफ देखकर हंसते हुए बोलते हैं, ऐसे लगता है आप चाय नहीं पी सकती, की बजाय आप एक कुकी लें। ड्यूक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि एलिना कांप रही होती है। वह अपना सर ऊपर करके रोते हुए बोलती है, महाराज आपने मुझे डरा दिया। ड्यूक भी परेशान हो गए होता है एलिना को रोता देख। प्रेजेंट का होता है एलिना के घर का। एलिना सोफे पे लेटे हुए ये सोच रही होती है, अब भी वह लोग थे जिन्होंने सबसे पहले हिज ग्रेस को मारने की कोशिश की थी। एलिना को रात की बात याद आती है। ड्यूक ने सभी किलर को मार दिया होता है। एलिना के कपड़ों पे खून लगा होता है और उसकी आंख आंसू से भरी होती है। वह खुद को समझाते हुए बोलती है, ये आत्मरक्षा थी। यह तरीका शायद क्रूर होगा निश्चित रूप से, लेकिन ये सब सहना उनके लिए कठिन होगा। अभी एलिना की नजर टेबल पर रखे बॉक्स पे जाती है। आपकी रक्षा करने के बजाय मैं बस यही सोच रही थी कि मैं कितनी डरी हुई थी। वह बॉक्स को उठा लेती है। वह उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक घड़ी होती है। मैंने इसे तब के लिए बचा के रखा था जब तुम वापस आओगे। मेरा मतलब है मुझे आपको ये तोहफा देने का मौका चाहिए। तभी किसी की आवाज आती है, बैरन एली रोड, क्या आप अंदर हैं? एलिना सोचती है घर के बाहर कौन है। वह जाकर गेट खोलती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। एलिना बोलती है, आप कौन? इस समय पापा बाहर हैं। वह आदमी बोलता है, क्या तुम एलिना एली रोड हो? वह बोलती है, हाँ मैं ही हूँ एलिना। यह सुन वह आदमी हंसते हुए उसके बालों को ऊपर करके उसकी आंखों को देखते हुए बोलता है, जैसी आशा थी, बोरोन ने कहा था कि आपकी आंखें सचमुच रहस्यमयी हैं। अचानक हुई इस हरकत से एलिना डर गई होती है।
वह बोलती है ये क्या है। वह अपने हाथों की पकड़ एलिना के कंधे पे मजबूत करते हुए बोलता है, बैरन एली रोड ने मुझे कुछ बेचने का वादा किया है, यहाँ तक कि पहले भुगतान भी ले लिया, लेकिन मैंने कितना भी इंतजार किया वस्तु कभी नहीं आई। एलिना पूछती उसने आपको क्या बेचने का वादा किया था। वह आदमी बोलते उसके पास केवल एक ही चीज बची थी, उसकी बेटी। यह बोलते हुए उसके चेहरे पे बहुत ही गंदी हंसी होती है। एलिना उसकी बातें सुन के घबरा गई होती है। वह बोलता उसने तुम्हें बेच दिया है मुझे मेरी दुल्हन के रूप में। एलिना उसकी बातें सुनकर डर गई होती है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है, उसके पिता ने उसे बेच दिया है। वह आदमी आगे बोलता है मैंने शादी की सारी तैयारी कर ली है, लेकिन दुल्हन अभी तक नहीं आई है। एलिना को समझ नहीं आता अब वह क्या करे। वह आदमी अपनी जेब में से एक कागज निकालते हुए बोलता है, खैर ऐसा लगता है आपको इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं 3 दिनों में वापस आऊंगा। अपने प्रियजनों को पहले से अलविदा कह देना बुद्धिमानी होगी। एक बार अपने देश को छोड़ देंगे तो वापस नहीं आएंगे। यह बोलकर वह कागज घेर के वहाँ से चला जाता है। साइरिन की नजर अपने पिता के साइन पे जाती है। वह शांत दरवाजे के सहारे खड़े होकर सामने की तरफ देखती है। एलिना अपने ख्यालों में खो जाती है। ड्यूक उससे बोलते हैं आप मना क्यों कर रही हैं? जब उन्होंने एलिना से शादी करने के लिए पूछा होता है, या तो आपका सर काट दिया जाएगा या तो तुम्हें सुअर को बेच दिया जाएगा। यह याद करके वह अपने मन में बोलती है, हिज एक्सेलेंसी पहले से ही सब कुछ जानते थे। शाम के वक्त ड्यूक महल एक आदमी केक रखते हुए बोलता है, आप आखिरकार मिलने आई हैं। मैं सोनी हूँ मिस एलिना। ये कहते हुए वह बटलर बहुत ही खुश होता है। ये भी कैशियर का बटलर है। एलिना माफी मांगते हुए बोलती है मैं इन दिनों बहुत ही व्यस्त रही हूँ। बटलर बोलता है मैं किसी माफी की तलाश में नहीं था। एलिना बोलती है कृपया मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा आप पहले करते थे। वह बटलर की तरफ देखते हुए बोलते है क्या हिज एक्सेलेंसी से मिलने का कोई मौका नहीं है? बटलर बोलते है मुमकिन है कि आज आप उन्हें नहीं देख पाए। ये सुन के एलिना परेशान हो जाती है। बटलर बोलते मुझे खेद है कि आप इतनी दूर से आए हैं। एलिना बोलती है ठीक है, हिज एक्सेलेंसी बहुत ही व्यस्त है। वह मन में सोचती है सोनिया असहज लग रहा है, क्या हिज एक्सेलेंसी ने उनसे कुछ कहा? बटलर बोलते हैं कृपया एक पल के लिए रुके, मैं आपके लिए कुछ केक लाऊंगा जो मैंने नई दुकान से खरीदा है जो आज ही खुली है। एलिना उन्हें धन्यवाद बोलती है और बटलर को जाता हुए देखती है। कुछ देर बाद वह टहलने निकल जाती है। अचानक वह खिड़की के पास रुककर बाहर की तरफ देखने लगती है। बाहर का नजारा बेहद ही सुंदर दिख रहा होता है। वह बाहर का नजारा देखते हुए सोचती है मैं जल्दबाजी में बिना किसी योजना के यहाँ आई हूँ। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे पहली नजर में देखना आसान हो। क्या उसने मुझसे स्नेह खो दिया है क्योंकि मैं शादी से मना करती रही? सोचते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुझे ऐसा लगता है मैं स्थिति को बिना समझे ही जिद्दी बन गई थी। उसकी नजरों में मैं शायद मूर्ख लग रही थी। अब मेरा क्या होगा? किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दिया गया, इसका मेरी गलतियों से कोई लेना देना नहीं है। जबरन शादी यह पूरी तरह से मेरी इच्छा के विरुद्ध है। फिर भी अगर मैं इस देश को छोड़ दूं और कभी भी उसकी खबर ना सुन सकूं, तभी एक आवाज आती है एलिना। अपना नाम सुनकर वह अपनी आंखें खोल के सामने देखती है। आदमी बोलते हैं क्या चल रहा है? हम देखते हुए कोई और नहीं ड्यूक होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं कि मेरे शब्द कम पड़ गए हैं बताने के लिए इनको। ड्यूक को सामने देख कर एलिना बोलती है और एक्सलेंसी खैर मैं आपको एक तोहफा देना चाहती थी। वह उनकी तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए बोलती है कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसे मैं आपको भोज में नहीं दे सकी। मैं चाहती थी आपके जीत पर बधाई। ड्यूक जब बॉक्स खोलकर देखते हैं उसमें एक घड़ी होती है। ड्यूक बोलते वास्तव में ये ऐसा दिखता है। एलिना घबराते हुए बोलती है मैंने सोचा कि ये आकार सबसे अच्छा होगा, अगर आपको ये पसंद नहीं है। ड्यूक बोलते नहीं मुझे ये बिल्कुल पसंद है। ये बोलकर वह उस घड़ी को अपने सीने से लगाकर हंसते हैं। उनकी बातें सुनकर एलिना को तो रोना आ जाता है। एलिना अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है अरे रुकिए मुझे खेद है। खैरानी से बोलते तुम किस बात की माफी मांग रही हो? एलिना आंसू साफ करते हुए बोलती क्योंकि मैं रोने लगी। ये सुनकर ड्यूक को हंसी आ जाती है। एलिना अपनी बात को ढंग से नहीं बोल पा रही होती है। उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलते है कल मैं तुम्हें रोते देख के गुस्सा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे प्रति अधिक कठोर होने की योजना बना रहा था। बोलते क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम गुस्से में क्यों थी? वह तुम्हें किसी विदेशी देश के सुअर को बेचने की कोशिश कर रहा है और अभी तक तो आपने उच्च समाज में वो नहीं किया है, और इस बीच आप यही सोच रहे थे कि मुझसे शादी करने से कैसे बचे। मुझे गुस्सा होने का पूरा अधिकार था ना? एलिना बोलती मुझे माफ करें। बोलते एलिना एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब ड्यूक एलिना से बोलते हैं कि आप उस सुअर से शादी करने जा रहे हैं। एलिना नामी सर हिलाती है। यह देख ड्यूक मुस्कुरा रहे होते हैं। वह उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एलिना बोलती मुझे नहीं पता। ड्यूक अपना हाथ एलिना के हाथों पे रखते हुए बोलते तुम्हें क्यों नहीं पता एलिना? वह उसे अपने करीब करते हुए बोलते तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्या आप ऐसा करना चाहेंगी? यह सवाल जिसपे मैं पूरा दिन विचार करती रहती थी जीप पर घूम रहा था। तुम्हें तो सब कुछ पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन इस बार भी मुझे जवाब खोजना होगा जिसे बदला ना जा सके, जो हमेशा रहे। जवाब जो माँ महीन ने तय किया था। इस बारे में सोच रहा है कि मैंने महसूस किया कि मानो मेरा पूरा शरीर ना दिखने वाली रस्सी से लिपटा हुआ हो, लेकिन अगर वह रस्सी मुझे बांध रही है, क्या यही एकमात्र रोशनी है जो मुझे बचा सकती है? यह सोचकर एलिना बोलती है मैं करूंगी। ड्यूक एलिना को मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। एलिना कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है आपसे शादी करूंगी योर एक्सलेंसी। वह दोबारा बोलती है मैं आपसे शादी करूंगी योर एक्सलेंसी। एलिना को मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। एलिना दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोलती है लेकिन क्या आप प्रयोगशाला का दरवाजा दोबारा खोल सकते हैं? अगर चीजें ऐसी रही तो मैं सिर्फ एक डचेस बन जाऊंगी जो आपके लिए बोझ होगी। वह उनकी तरफ देखते हुए बोलते अगर मैं शोध पूरा कर सकूं मैं वादा करती भविष्य में कोई भी खतरनाक प्रयोग नहीं करूंगी। ड्यूक एलिना को किस कर लेते हैं। वह ड्यूक को रुकने के लिए बोलती है।
लेकिन ड्यूक उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वे इसकी कमर को पकड़कर वह किस करते हैं, जिसकी वजह से एलिना भी उन्हें किस करने लगती है। ड्यूक सेलिन को किस करना बंद करके बोलते हैं चलो प्रयोगशाला को दोबारा खोले। ड्यूक एलिना की आंखों में देखते हुए बोलते हैं, के बाद हम शादी करेंगे। चेंज होकर रात का होता है। एलिना बोलती मैं अपने पिता से अकेले मिल सकती हूँ, मैंने फिर से आपका समय ले लिया है। बोलते तुम किस बारे में बात कर रही हो, से अपने पति के साथ हर जगह जाओगी एलिना। ड्यूक को वहाँ देखकर लोग हैरान होते हैं। एलिना बोलती तुम अभी मेरे पति नहीं हो। खैर तुम्हें इस तरह के कपड़े पहना के लाने की क्या जरूरत थी, आपने यहाँ पर चश्मा पहना है तो आप और अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे। एलिना सर झुकाते हुए बोलती फिर भी। ड्यूक उसके चेहरे के करीब आते हुए बोलते हैं अपना सर उठाओ। एलिना बोलती मुझे अभी भी मेकअप की आदत नहीं है। यह कहते हुए वे पीछे जा रही होती है। ड्यूक उसे अपने करीब करते हुए बोलते हैं आप किसी चीज से टकरा जाएंगे। इतना करीब होने से एलिना का चेहरा लाल हो जाता है। वे जल्दी से ड्यूक से दूर होते हुए बोलती है एक्सेलेंसी क्या आप अपना चेहरा बिना ढके रहेंगे, मैं बस परेशान हो रही हूँ। इतने मशहूर है कि कोई ना कोई आपको पहचान लेगा। ड्यूक हंसते बोलते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही सोचेंगे कि मैं अपने प्रेमी के साथ ड्रिंक करने आया हूँ। एलिना बोलते एक्सेलेंसी यही तो समस्या है। वे इसी तरह बात करते हुए बाहर में पहुँच जाते हैं। मैं मन में सोचती मेरे पापा गैमलिंग हाउस में तो नहीं है ना, वहाँ चारों तरफ लोग बैठे हुए होते हैं। यहाँ की परिस्थिति पहले से कितनी अलग है। अचानक हैरान हो जाती है यह देखकर कि एक औरत उसके लाल बाल वे याद करती है कि कोई उससे बोलता है कि मुझे कुछ दवाई चाहिए, ऐसी दवाई जो मुझे बिना दर्द के और खूबसूरती से मारे। यह औरत जो उस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर थी वह आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। तभी लोग उसका नाम चिल्ला रहे होते हैं मेलेना। वह खुशी से चारों तरफ देख रही होती है। तभी उसकी नजर एलिना पे जाती है जो ड्यूक के साथ खड़ी होती है। उसकी नजर एलिना की कमर पे जाती है जो ड्यूक ने पकड़ी होती है। अपनी नजरें नीचे करके सोचती है मुझे नहीं पता था कि मेलिना यहाँ पे डांसर होगी। उसकी निगाहें अजीब है, क्या वो मुझे पहचान सकती है। मेलिना कुछ सोचती है, उसके बाद वह गाने लगती है आदमी आदमी तुम बस कचड़ा हो। जो औरत किसी आदमी पर भरोसा करती है वह मूर्ख है। इन्होंने झूठ और मीठी मीठी बातें कम में धोखेबाज। सुनकर ड्यूक बोलते है वह गाना मजेदार है, तुम उसे जानती हो। एलिना जल्दी से मना कर देती है। वह बोलती है चलो फादर के पास चलते हैं। मेलिना उन्हें जाते हुए देख रही होती है। देखते एलिना और ड्यूक एक गेट के सामने खड़े होते हैं। ड्यूक बोलते क्या आप सचमुच उनसे मिलने जा रही हो। एलिना बोलती हाँ। हैंडल पकड़ते हुए बोलती है मुझे खुद देखना होगा क्या कर रहे हैं वह, और मुझे इस बारे में बात करनी है कि वह मुझे बेचने की कोशिश क्यों कर रहा है। ड्यूक एलिन को देखते हुए बोलते ठीक है। फिर वह गेट खोलते हैं। फर्श पे पैसे बिखरे होते हैं। वह लोग कमरे के अंदर जाते हैं। उस पूरे कमरे में शराब की महक आ रही होती है। वह अपने फादर को देखती है जो एक औरत से बोल रहे होते हैं क्या तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वह औरत बोलती मैंने कुछ नहीं मिलाया। एलिना के फादर बोलते मैं अभी से अपना आपा खोने वाला हूँ। वह औरत बोलती है ठीक है जल्दी करो। एलिना जिसका हाथ कांप रहा होता है ये देखकर तो एलिन की तरफ देखते हैं जो किसी सदमे में चली गई होती है। अपने पिता की ऐसी हरकत देखकर वह कांपते हुए बोलती कैसियर। वह बोलती है ये क्या है फादर। ड्यूक एलिना की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं एलिना। ड्यूक ने एलिना की आंखों पे अपने हाथ रख दिए होते हैं। वह बोलते हैं ठीक है धीरे धीरे सांस लो। यह कहते हुए ड्यूक के चेहरे पे मुस्कान होती है। वे जानते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। पास्ट में होता है एलिना के माँ पर जो सोती हुई एलिना से बोलती है तुमने भी लिया है ना, अभी भी तुम्हारे कपड़ों में से पिता की परफ्यूम की खुशबू आ रही है। आखिर वह किस किस जगह इस औरत के साथ मौज मस्ती मार रहा था। तुम्हें पता है वो मेरे साथ बिस्तर शेयर नहीं करेगा, तो मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो एलिना। एलिना 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 जिसे ये सारी बातें सुनाई दे रही होती है। बेचारी माँ के पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। सीन प्रेजेंट में होता है। ड्यूक एलिना को गले लगाकर बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं। एलिना जो अभी भी सदमे में खड़ी होती है। ड्यूक धीरे से उसे सांस लेने के लिए बोल रहे होते हैं। एलिना जो ये सब देखकर रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिना के पिता को घसीट के दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। उसके पिता बोलते सुनो ये क्या है। ड्यूक बोलते अपनी बेटी को बेचकर इस तरह घिनौना काम कर रहे हो कमीने। एलिना के फादर बोलते योर एक्सेलेंसी तुम यहाँ क्यों हो। नहीं ये तो बस। ड्यूक गुस्से से बोलते चुप रहो, जैसा कि आपने देखा है मैं हाल ही में बिना सोचे समझे रहा हूँ। ड्यूक उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कितनी ही गंदी चीज हो। बोलते अगर मैं गलती से तुम्हारा गला काट दूं तो तुम क्या करोगे। सुनकर एलिना के पिता डर से कांपने लगते हैं। ड्यूक बोलते इस बार सचमुच ये आपका आखिरी मौका होगा। वे एलिना को गोद में लिए वहाँ से चले जाते हैं। देखते ड्यूक ने एलिना को सोफे पे बिठा के बोलते एलिना अपनी आंखें खोल सकती है, सब कुछ खत्म हो गया। एलिना ने अभी भी अपने कांपते हुए हाथों से ड्यूक का कपड़ा पकड़ा होता है। ड्यूक एलिना को देख रहे होते हैं। ड्यूक एलिना को गले लगाकर बोलते हैं आप ठीक हैं, अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं रूटेन कमरे में आते हुए बोलता है योर एक्सेलेंसी मेलेना आपसे मिलना चाहती है। देखते एलिना ड्यूक के पैर पे सो रही होती है। ड्यूक उसके बालों में हाथ डालते हुए बोलते खैर अभी सही समय नहीं है। रूटेन कुछ सोचते हुए बोलता है ये बहुत ही क्रूरता से भरा हुआ है। आपको पता था कि वह उससे मिलने आएगा, उसे आसानी से एलिना से मिलने से रोक सकते थे। ड्यूक बोलते मैंने खुद को और कठोर होने से रोका। मूल योजना के अनुसार आज भी मुझे एलिना से नहीं मिलना चाहिए था। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रहे होते हैं। एलिना को अपना फैसला बदलने में मदद मिलती। उसका चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल गया। रूटेन बोलता है क्योंकि आपका दिल नरम पड़ गया था। बेहतर होता कि आपने उसे अपने पिता से मिलने से रोक दिया होता। बोलते खैर एलिना यही चाहती थी। रूटेन ड्यूक को देखते हुए सोचता है ये वह नहीं हो सकता कि उसे जानबूझकर उसके पिता से दूर करने के लिए ऐसा किया। एलिना अपने रक्त संबंधियों के प्रति सामान्य रूप से कमजोर है। पूछता आप मेलेना के साथ क्या करेंगे। शलक बंद होने के बाद भी वह एलिना की तलाश करती रही। वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। ड्यूक बोलते उसे एलिना से मिलने दो, वह कई तरह से उपयोगी है। ये सुन के रूटेन सर झुकाता है। ड्यूक बोलते अरे हो। ये सुन के रूटेन
सर उठा के ड्यूक को देखता है। आगे बोलते हैं कल सुबह की अखबार में शादी की घोषणा करा दी जाए, यह सुनिश्चित करे कि एलिना अपना मन बदल ना सके। ये कहते हुए वे एलिना के बालों से खेल रहे होते हैं। अगली सुबह का होता है। एलिना घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है। वे जल्दी से उठ के बिस्तर पे बैठ जाती है। एलिना अपने घर पे होती है, अपने चेहरा हाथों से ढकते हुए सोचती है मैंने एक बार फिर अपना बचकाना रूप दिखाया। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। वे अपने चेहरे पे हाथ रख कर बोलती है खैर मेरे पिता। तभी बाहर चिल्लाने की आवाज आ रही होती है लेडी एली रोड क्या आप अंदर हैं? एलिना उन सबकी आवाज सुन के घबरा रही होती है। वह कमरे से बाहर निकलते हुए बोलती है मैं आ रही हूँ बाहर। वह अपने सामने का नजारा देख के हैरान होती है। कोई बोलता है देखो लेडी एली रोड वहाँ है। कोई बोलता है कृपया ग्रैंड ड्यूक और अपनी शादी के बारे में बताएं। क्या ये सच है आपने ग्रैंड ड्यूक को ब्लैकमेल किया था? मैंने सुना था कि तुमने कहा था कि अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम उसे मार डालोगी। एलिना जिसे समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा है, तभी गोली चलाने की आवाज आती है। हम देखते हैं वह गोली मिशेल ने चलाई होती है। सभी लोग पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं। वह चिल्लाते हुए बोलती है क्या आप सभी शांत रह सकते हैं? क्या आप हमारी लेडी को डरा रहे हैं? एलिना मन में सोचती धरती पे क्या चल रहा है। सभी लोग मिशेल को देख कर डर रहे होते हैं। जल्दी से एलिना के पास जाते हुए बोलती है मैं इसे संभाल लूंगी, कृपया जल्दी से अंदर जाइए मैडम। एलिना पूछती है ये क्या है मिशेल? मिशेल बोलती है आप जरूर हैरान होंगी। मिशेल उसे चॉकलेट देते हुए बोलती है आप इसे खा लें। तभी किसी की आवाज आती है कृपया एक पल के लिए रुके। एलिना वहीं पे रुक जाती है। वह भीड़ की तरफ देखती है। आवाज दोबारा आती है मुझे अंदर आने दीजिए, मैं लेडी एलिना को जानती हूँ, मुझे ड्यूक ने मंजूरी दी है, कृपया जल्दी करें। हम देखते हुए मेलिना होती है। सीन घर के अंदर को होता है। एलिना मिशेल को गुड मॉर्निंग बोलती है। वह पूछती है आप यहाँ कैसे आए? कुछ नहीं हुआ है ना? एलिना बोलती है बिल्कुल कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। वे जल्दी से एलिना के सामने अखबार करते हुए बोलती है ये देखो हमारे और ड्यूक की शादी के बारे में है। एलिना अखबार देखते हुए सोचते क्या उन्होंने ये पब्लिश किया? एलिना बोलती है अचानक क्यों? मिशेल बोलती है एलिना उसकी तरफ देखती है। वे जल्दी से एलिना का हाथ पकड़ते हुए बोलती है ईमानदारी से बताओ मुझे फिर ऐसा क्यों हुआ? आपको इसमें किसी तरह दबाव है? मैं हर हाल में आपकी मदद करूंगी, किसी न किसी तरह रास्ता ढूंढ लूंगी। एलिना याद करती है जब पहली बार वो मेलिना से मिलती है। एलिना बोलती है एक ऐसी दवाई जो आपको कम से कम दर्द के साथ प्रभावशाली मृत्यु देती है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। यह सुन के मेलिना बोलती है समय? एलिना बोलती है हाँ लगभग 3 महीने। हर रोज तुम्हें मेरी प्रयोगशाला में आना होगा। उस तरह की दवाई बनाने के लिए सही जानकारी की जरूरत होगी। साथ ही में आपको किसी विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए। मैंने सुना है कि गर्भपात के दुर्व्यवहार गंभीर हो सकते हैं। सूरत दिखने के लिए आपका समर्थन होना चाहिए। सुनकर मेलिना सोचती है ज़ाहिर और फिर भी 1 महीना, पूरे 1 महीने तक कोई इलाज नहीं हुआ। एलिना उसकी तरफ केक बढ़ाती है। फिर बताया जाता है केवल बातचीत के जरिए। फिर भी एक गरीब फार्मासिस्ट, एक अजीब औरत जो शानदार मिठाइयाँ परोसती थी और एक चिड़चिड़ी औरत जो लगातार उबाऊ बातों पे बड़बड़ाती रहती थी। एलिना चाय निकालते हुए बोलती है मुझे एक अच्छी जड़ी बूटी मिली है, इसलिए मैंने उसको उबालकर चाय बना लिया। यह रक्त संचार में सुधार करती है और आराम दिलाने में मदद करती है। वह उसे चाय पीने के लिए बोलती है। मेलिना चाय पीती है। एलिना पूछती है कैसा है? यह सुन के मेलिना कुछ नहीं बोलते हुए बताती है, लेकिन किन्हीं बिंदुओं पर झंझट भरे अजीबोगरीब शासन धीरे धीरे ऐसी चीज बन गई जिनका इंतजार रहने लगा। वह खुद को चाय के कप में देखते हुए आगे बताती है मैं दोबारा जीना चाहती थी। वह एलिना को गले लगाकर बोलती है क्योंकि तुमने मुझ में फिर से जीने की इच्छा जगाई। यह सोचकर एलिना बोलती है मेलिना डचेस बनने का विकल्प मैंने चुना था। वह दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है मैंने पाप किया है, लेकिन योर एक्सेलेंसी ने मेरे लिए वह मामला दबा दिया और मेरे कर्ज भी निपटा दिए, और जब उन्हें एक डचेस की जरूरत पड़ी उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया। यह सुनकर मेलिना बोलती है एलिना उसकी तरफ देखती है। बोलती है कि आपको सच में लगता है ये आपका निर्णय था? यह उनकी इच्छा निर्धारित परिणाम के अलावा कुछ नहीं था। एलिना तुम्हारे जैसी भोली भाली लड़कियों को ये कभी नहीं पता चल सकता। ड्यूक आर्जेंट। सीन चेंज होकर ड्यूक की तरफ होता है। पियानो बजा रहे होते हैं। एलिना से बोल रही होती है इनमें इंसानी दिल नहीं है। किसी की आवाज आती है जो बोलता है आपके प्रदर्शन में और अधिक गहराई आ गई है। ड्यूक आवाज की तरफ देखते हैं। हम देखते हुए कोई और नहीं ड्यूक का भाई होता है। एम्परर हंसते हुए बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि आपको प्यार हो गया था? हमें बताया जाता है लियो ट्रोनकाल, ट्रोन साम्राज्य का एम्परर। वे दोनों एक साथ चाय पीने के लिए बैठे होते हैं। एम्परर बोलता है तो आखिरकार लेडी एली रोड शादी कर रही है। आपने एक बार कहा था कि उसे अपने पास रखने से दुर्भाग्य आएगा। ड्यूक हंसते हुए बोलते हाँ लगभग 7 साल अकेले बैठकर सोचने के बाद मैंने अपना विचार बदल दिया। सुन के एम्परर बोलते 7 साल? बोलने के बाद ड्यूक जल्दी से चाय पी लेते हैं। ड्यूक बोलते खैर मैं जल्दी ही एलिना के साथ महल में आऊंगा, क्या मुझे शादी से पहले उसका परिचय करा देना चाहिए? फिर मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। मैं बोलते ठीक है और मैं जल्दी ही नेट के अध्यक्ष के साथ निपटूंगा। यह सुन के एम्परर बोलते ये आसान नहीं होगा। वह वास्तव में शाही परिवार के विरोध में खास व्यक्ति है, लेकिन वह बूढ़ा लोमड़ी बहुत चालाक है। तुम उसे किस तरह से संभालोगे? बोलते बोलने वाला व्यक्ति जल्दी ही परेशानी खड़े करने वाला है। ये यूं कहूँ कि उसके दामाद। दोनों ही स्थिति में मैं इनका प्रयोग चारे के रूप में करूंगा। यह सुन के एम्परर हंसते हुए बोलते हैं आपकी बातों से ऐसा लगता है कि मानो भविष्य देख लिया हो। की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हवा में तीर चला रहे हो। बोलकर वे ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलते हैं कैसी यार क्या तुम ठीक हो? ड्यूक बोलते भाई अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पागल हो गया हूँ। वह घड़ी को देखते हुए बोलते मैं लगातार सोचता रहता हूँ। कहते हुए बहुत ही सीरियस होते हैं। वह बोलते मेरे बच्चे पे पत्थर फेंकने वाले कौन थे और वह कौन थे जिन्होंने शव को टुकड़ों किया और उसे ले गए? इस तरह के विचार कहते हुए वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोलते हैं इसलिए मैं जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे लग रहा है कि मैं अपने हाथों से ट्रॉन साम्राज्य के लगभग आधे नागरिकों को मार डालूंगा। क्या बोलते हुए वे हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ एलिना
वह मेलिना को बोल रही थी अपना ख्याल रखने के लिए। हम देखते हैं दूर से अलीना उसे बाय कर रही होती है। अलीना उसकी तरफ देखते हुए सोचती है कुछ देर पहले की बातें जो वो ध्यान से अलीना को सुनने के लिए बोल रही होती है। वह बोलती है ड्यूक के पास इंसानों वाला दिल नहीं है। मैंने देखा कि वह अपने दुश्मनों से किस तरह निपटते हैं और वह कहते हुए वह शांत हो जाती है। इतना गहरा कि रोंगटे खड़े हो जाए बिना किसी गलती ढूंढे, जैसे कोई दानव इंसान का रूप ले लिया हो। अलीना हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने अपना असली व्यवहार छुपा ले, लेकिन वह आगे कुछ बोलती इससे पहले ही अलीना बोलती है मैं जानती हूँ, मैं खुद उनसे कई बार मिल चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं ग्रैंड डचेस नहीं बनी तो मेरे हालात मुझे देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए मैंने शादी करने का रास्ता चुना। मेलिना जो उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देख रही होती है, हंसते बोलती शर्मनाक बात ये है कि मैं एक्सेलेंसी की बहुत ही इज्जत करती हूँ। अलीना को देखते हुए बोलते क्या ये अभी इस वक्त हो रहा है? अलीना के जाने के बाद अलीना वह न्यूज़पेपर को देखते हुए बोलती मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह मुझे खुलेआम दुनिया के सामने प्रकट करेगा और मैं और हिज एक्सेलेंसी। ये कहते हुए वह अपने होठों को छूकर बोलती है शादी। ये कहते हुए वह अपना चेहरा अखबार से ढकते हुए सोचती है आखिर हिज एक्सेलेंसी क्या सोच रहे हैं। तभी गाड़ी की आवाज आती है। अलीना गाड़ी की तरफ देखती है। अलीना बोलती क्या हिज एक्सेलेंसी मुझे बुला रहे हैं? आदमी बोलते हैं हाँ, आपको तुरंत ही लाने का आदेश है। अलीना उस आदमी को देखते हुए सोचती है ये यूनिफॉर्म जानी पहचानी है, लेकिन उसे अपने बचपन की याद आती है जब ड्यूक ने उससे बोला होता है अलीना जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जिसका चेहरा आप जानती हो, इसलिए आज की तरह किसी अजनबी का पीछा ना करे। क्या तुम समझ रही हो? सीन प्रेजेंट में होता है। अलीना सोचती है सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। अलीना वहाँ से जाते बोलती मैं कपड़े बदल कर बाहर आ जाऊंगी, कृपया एक पल के लिए रुके। तभी वो आदमी अलीना को जाता देख उसका हाथ पकड़ लेता है। आदमी बोलता है रुको, मुझे नहीं लगता कि समय होगा। हम देखते हैं उस आदमी के हाथ में कपड़ा होता है। वह आदमी बोलता है आपके कपड़े बदलने के लिए अली रोड। हम देखते हैं ये बोलने के बाद अलीना का चश्मा नीचे गिर जाता है। फास्ट में होता है। हम देखते हैं छोटी अलीना के हाथ बंधे होते हैं, उसकी आंखों को काले कपड़े से बांधा होता है। अलीना डरते हुए बोलती है माँ, रात से सकते हुए मैं डर रही हूँ। तभी कोई अलीना के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है शांत हो जाओ अलीना। वह आदमी अलीना की आंखों पे से पट्टी हटाता है। वह उस आदमी का चेहरा देखकर बोलती है योर हाइनेस, उन्होंने कहा कि आप युद्ध में गए थे। कहते हुए अलीना काफरी होती है। हिचकिचाते हुए बोलती है आप यहाँ क्यों आए हैं? ड्यूक उसके हाथों की रस्सी खोलते हुए बोलते है तो ये बात है, मैं यहाँ क्यों आया? कहते हुए उन्होंने हाथ की रस्सी खोल दी होती है। ड्यूक उसको बालों को ऊपर करते हुए बोलते हैं पहले चलो वापस चले। हम देखते हैं प्रेजेंट में अलीना बेहोश होती है। अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है योर हाइनेस। तभी कोई आदमी अलीना के पास आते हुए बोलता है तुम जग गई, इतने समय से तुम्हारी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा था। आदमी उसके पास बैठते हुए बोलता है हेलो। अलीना ये देख के हैरान हो गई होती है कि उस आदमी के पास एक चाकू है। आदमी बोलता है भविष्य की ग्रैंड डचेस। दूसरी तरफ ड्यूक अलीना के घर पे आए होते हैं। वहाँ पे सिर्फ अलीना का गिरा हुआ चश्मा होता है। ड्यूक से बोलता है और तैनात सभी नाइट गायब हो गए हैं, यहाँ तक कि आपातकालीन सहायता भी। ये पता चला सैन्य उच्च कमान में एक गद्दार है, इस मामले में जांच चल रही है। यह बात रोटेन ड्यूक को बता रहा होता है। मिशेल बोलती है आखिर ये कौन कर सकता है? बोलता है कल मैं सूची आपको तैयार करके सौंप दूंगा। और लेडी अलीना बोलते कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ हालात बदल गए हैं, हो सकता है कि पूरी तरह नियंत्रण में ना हो। मैं सीनेट अध्यक्ष के पास जा रहा हूँ। तभी एक नाइट बोलता है योर एक्सेलेंसी, भले ही व्यक्ति पूर्व सैनिक हो, क्या उसे दोषी मानना मुश्किल नहीं है? बताया जाता है इसका नाम सिनोन है, कैसियर का नाइट। ड्यूक चश्मा उठाते हुए बोलते मार्कस नहीं, उनका दामाद। वह आदमी ड्रग्स बांट रहा था, वही ड्रग्स की खुराक फैला रहा था। सुनकर डियागो बोलता आपको ये सब कैसे पता चला? मुझे मत बताइए कि आपने खुद ही उसकी जांच की। बोलते बस बहुत हो गया। ये सुनकर डियागो और सिनोन घबरा जाते हैं। वे हंसते हुए चश्मे को साफ करते हुए बोलते हैं अलीना इंतजार कर रही होगी। सीन चेंज होकर अलीना जिस घर में होती है उस तरफ होता है। देखते हो उस घर में दो आदमी और होते हैं। वह आदमी बोलते हैं मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इस एक्सेलेंसी एक निर्दयी व्यक्ति है। कहते हुए उसका चक्कू अभी भी अलीना की तरफ होता है। अलीना बोलती है चाहे मैं वही औरत हूँ जिसे ग्रैंड डचेस बनना है, वह कभी भी मेरे लिए हार नहीं मानेगा। मैं एक बेकार बंधक हूँ। यह सुन के वह आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन शायद नहीं। लोग कहते थे कि जब ग्रैंड ड्यूक राजकुमार थे तब उन्होंने युद्ध क्षेत्र इसलिए छोड़ा था क्योंकि आप इसके जिम्मेदार थे। ये सुन के अलीना हैरान हो जाती है। वह मन में सोचती है छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। देना तभी आदमी की आवाज आती है। बोलता और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ, केवल मैं। ये कहते हुए अपना चाकू उठा लेता है। वह घटिया सी मुस्कान के साथ बोलता है मैं इस घटिया चीज को बर्बाद करना चाहता हूँ। वह आदमी बोलता है जरा सोचो इस बारे में। ये कहते हुए अपने हाथ के इशारे से उन दोनों आदमी को बुला रहा होता है। वह आगे बोलता है उन कमीनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या न्याय के लिए उसे भी उतना ही महत्वपूर्ण खोना नहीं चाहिए? वो आदमी आके अलीना के हाथ पीछे कर देते हैं। अलीना घूर कर उस आदमी को देखती है। उसे ड्यूक की बात याद आती है जो बोलते हैं ना अगर किसी दिन आपको किसी ने अपना बना लिया और आप किसी भयानक चीज का सामना करने वाले हैं, विरोध मत करो, बस शांत रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम चुपचाप इंतजार करोगी तो मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। लीना सोचती है आप आएंगे क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। ये सोचकर वह अपना सर उठाकर देखती है। बोलता है क्या तुम मुझे घूर रही हो? आपको क्या लगता है कि घूरने से क्या होगा? वह अलीना के चेहरे को पकड़ते हुए बोलता माई लेडी। अलीना उसके मुंह पर थूकते हुए बोलती तुम्हारे गंदे हाथ। वह आदमी अलीना के थूकने की वजह से हैरान होता है। यह देखकर वह गुस्सा हो जाता है। अपना हाथ अलीना की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है ये है। यह देख के अलीना जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अलीना का चेहरा पकड़ता है। वह तीनों अलीना को गंदी नजरों से देख रहे होते हैं।
बोलता है ये क्या है? एलिना जिसकी आंखें बंद होती है वह अपनी आंखें खोलती है। वह बोलता है वह कमीना कैशियर, चारों तरफ तुम्हारे चक्कर लगाने का कोई कारण नहीं था ना। वह आदमी एलिना को डरते हुए देखकर एलिना जो उस वक्त बेहद ही सुंदर दिख रही होती है, वह मुस्कुराते हुए बोलता है धिक्कार है। एलिना के बालों को छूते हुए बोलता है मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। एलिना जो उसके छूने की वजह से डर रही होती है, एलिना चिल्लाते हुए बोलती दूर हो जाओ। आदमी बोलता है रोना मत, ठीक है? जब बात यहाँ तक आ गई है तो कम से कम इसे हम दोनों के लिए अच्छा तो बना लो। एलिना जो उसकी बातें सुन के डर रही होती है, आदमी उसके कपड़े पे हाथ रखता है। एलिना मन में खुद को शांत होने के लिए बोल रही होती है लॉर्ड कैशियर हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं, इसलिए लॉर्ड कैशियर आपको बचाने आएंगे। सोचते हुए एलिना की आंखें बंद होती हैं। अपना हाथ एलिना के चेहरे की तरफ बढ़ाता है, खुद से बोल रही होती है थोड़ी देर, बस इसे थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। लॉर्ड कैशियर ये कहते हुए उसे रोना आ रहा होता है। तभी उसे ड्यूक की आवाज आती है जो बोलते हैं बढ़िया एलिना। ड्यूक की आवाज सुन के एलिना अपनी आंखें खोलकर देखती है। वह एलिना की तरफ बढ़ते हुए बोलते रो भी नहीं रही हो। तो वहाँ देखकर वह आदमी हैरान होता है। आदमी बोलते हैं धत्तेरी की तुमने कैसे किया? एलिना जिसकी आंखों में आंसू होते हैं वह बोलती है योर एक्सलेंसी मैं चाहती हूँ मैं घर चली जाऊँ। ये सुनकर ड्यूक एलिना की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूक को आगे आता देख वह आदमी डर से कांप रहे होते हैं। बोलते ये ठीक नहीं है क्योंकि आज की रात आप ग्रैंड ड्यूक हवेली में ठहरेंगे। ये कहते हुए ड्यूक ने गन उन लोगों के ऊपर तान दी होती है। घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। देखते हुए आदमी जिसने एलिना को छुआ होता है उसके हाथों के आर पार चक्कू होता है। वह आदमी दर्द में बोलता है धत्तेरी की। देखते हैं ड्यूक ने एलिना को गोद में उठाकर घर के बाहर जा रहे होते हैं। त्यागो बोलते हैं सर उन लोगों के साथ क्या करना है? बोलते उन्हें जिंदा छोड़ दो। त्यागो सर हिलाते हुए बोलता हाँ सर। यह बोलकर ड्यूक घर के बाहर आ जाते हैं। इन ड्यूक हवेली का होता है। बोलते हैं सीनेट का अध्यक्ष से मिलने का लगातार अनुरोध कर रहा है। वह अपनी बेटी की जान की भीख मांग रहा है, भले ही उसके दामाद को गिलेटोन पे चढ़ा दिया जाए। देखते सिनोन होता है जो ड्यूक को बता रहा होता है। ये सुनकर ड्यूक बोलते हैं उसे जाने दो। वे हंसते हुए बोलते हैं तुम्हारी बची हुई एक आंख अगर मैं वो भी ले लूं। सुनकर सिनोन ड्यूक को देख रहा होता है। आगे बोलते हैं अंधे होकर अपनी जगह पे टिके रहना मुश्किल होगा ना। तभी किसी के आने की आवाज आती है। वह लोग गेट की तरफ देखते हैं। एलिना बोल रही होती है योर एक्सलेंसी अंदर आ सकते हो क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। वे कमरे के अंदर आते हुए बोलते योर एक्सलेंसी आपका हाथ। सिनोन एलिना को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। एलिना ड्यूक का हाथ देखते हुए बोलती है वो थोड़ी देर पहले उस तलवार से चोट लगी थी ना। ये बोलते हुए एलिना परेशान हो रही होती है। ये गहरा चोट है, क्या मुझे एक नजर डालना चाहिए? ड्यूक एलिना का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं एलिना जब तुम मेरा इंतजार कर रही थी मैं इंतजार किया क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जरूर डर गई होगी, तुम हमेशा से शर्मीले रहे हो इसलिए मुझे यकीन है कि तुम बहुत बुरी तरह भी रोए होगे। एलिना की कमर को पकड़ते हुए उससे माफी मांगते हैं। एलिना घबराते हुए बोलती है आपका क्या मतलब? आपने मुझे हमेशा बचाया योर एक्सलेंसी, आज भी आप दोबारा मेरे लिए आए। मैंने हमेशा अपना वादा निभाया है। ड्यूक एलिना से अलग होते हुए बोलते हैं एक चीज है जो मैं आपके पास नहीं रख सका। ये बोलते हुए ड्यूक एलिना के चेहरे को देख रहे होते हैं। एलिना ड्यूक के चेहरे को देखकर सोचती है ये भाव बिल्कुल पहले की तरह। उसे देखते हुए खड़े होकर बोलते हैं एलिना पकड़ते हुए बोलते अब सोने का समय हो गया। बोलते हुए वे मुस्कुरा रहे होते हैं। हम देखते हैं रात के 2:30 बज गए होते हैं। एलिना अभी भी जगी होती है। वह मासूमियत से बोलती है योर एक्सलेंसी कि आपके हाथ में दर्द नहीं हो रहा? उसे गले लगाकर बोलते ऐसा नहीं है, आज तुम बहुत ही परेशान हुई हो, सो जाओ। तक तुम सो नहीं जाती मैं तुम्हारे पास रहूंगा। यह सुन के एलिना का चेहरा लाल हो जाता है। एलिना को अभी भी सोने में दिक्कत हो रही होती है। एलिना बोलती है अगर सच कहूँ तो आज मैं डर गई थी। ये बोलते आपने पहले ही कहा था ये आपको पसंद नहीं है। एलिना बोलती है अरे नहीं क्योंकि वह था एक किस। बोलने के बाद उसे समझ जाता है उसने क्या बोल दिया। इसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है। सुनकर ड्यूक हंसने लगते हैं। एलिना सोचती है मुझे अभी घबराहट हो रही है। ड्यूक एलिना को बिस्तर पे वापस लेटा देते हैं। वह मुझे छूता है इससे मुझे बिल्कुल भी गलत महसूस नहीं होता है, कुछ भी मुझे थोड़ा और चाहिए। सोचने के बाद वह ड्यूक को किस कर लेती है। घबराते हुए बोलती है योर एक्सलेंसी। ड्यूक बोलते तुम मुझे इस तरह तो नहीं देख रही ना क्योंकि तुम्हें किस चाहिए ना। यह सुन के एलिना चेहरा लाल हो जाता है। खुद से बोलती है कोई बुराई और अच्छाई के बीच की खिंची देखा वह बुराई के पहले स्थान पर होगा। अभी वही एकमात्र व्यक्ति जो मुझे हर बुराई से बचाता है। मेरे संकट इसलिए कुछ इस तरह। सोचने के बाद एलिना ड्यूक से बोलती है लगता है कि अब सब ठीक है। सुनने के बाद ड्यूक को अपनी कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। एलिना से पूछती है क्या है? एलिना ड्यूक को देखते हुए बोलती है किस। एलिना को देखते हुए बोलती है इसका पछतावा मत करो। बोलने के बाद वह किस करने लगते हैं। किस करते हुए ड्यूक एलिना के ऊपर आ जाते हैं। एलिना का कान छूते हैं जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है। आंखें खोलकर ड्यूक को देखते हुए सोचती है पहले वाले किस से अलग है। ड्यूक एलिना के गर्दन पे लिक करते हैं। एलिना को कुछ अजीब महसूस होता है जिसकी वजह से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह नीचे की तरफ देखते हुए सोचती है मुझे मत बताना कि भगवान ये कितना बड़ा है। ड्यूक एलिना का चेहरा देखकर हंस पड़ते हैं। उसके बाद वह ब्लैंकेट हटा देते हैं। एलिना ड्यूक को रुकने के लिए बोल रही होती है। ड्यूक बोलते हैं एलिना मेरा नाम लो। एलिना बोलती है योर एक्सलेंसी। ड्यूक बोलते हैं यह मेरा नाम था। एलिना ड्यूक को रुकने के लिए बोल रही होती है। ड्यूक बोलते हैं आपको इसकी आदत डालनी होगी एलिना। एलिना ड्यूक के गर्दन में हाथ डालते हुए बोलती है ये अजीब है योर एक्सलेंसी। कुछ देर बाद वह बोलते हैं एलिना जिसका चेहरा लाल हो गया होता है वह सांसें ले रही होती है। उसकी आंखें ड्यूक को देख रही होती हैं। ड्यूक बोलते हैं अगली बार आगे सुन पाते इससे पहले ही एलिना सो जाती है। ड्यूक उसके बालों को छूते हुए एलिना को देख रहे होते हैं जो गहरी नींद में सो रही होती है। वह बहुत ही मायूस दिख रहे होते हैं। वह याद करते हैं जब एलिना उन्हें जाने से रोक रही होती है। गेट को खटखटाते हुए बार बार विनती कर रही होती है। वह बोल रही होती है ये युद्ध सचमुच बहुत ही खतरनाक है। ड्यूक को जाते देख बटलर बोलता है आप उसे एक बार नहीं देखेंगे क्योंकि आपके जाने से पहले की रात है। ये सुनकर ड्यूक के कदम वहीं पे रुक जाते हैं। पलटकर बटलर की तरफ देखते हुए बोलते हैं मैं उसे देख लूं लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। सुनकर बटलर अपना सर झुका लेता है। एलिना जो
अभी भी गेट पे खटखटाते हुए रो रही होती है। उन दोनों के बीच एक बड़ा सा दरवाजा होता है। वहाँ से जाते हुए सोचते हैं जब मैं लौटता हूँ मैं तब आपको दिलासा देता हूँ। हम देखते हैं जब ड्यूक युद्ध से वापस आते हैं, ग्लूटन पे खड़े होते हैं। अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये क्या हुआ। एक औरत है जिसका सर नहीं होता है, उसके कपड़े खून से लथपथ होते हैं, शरीर किसी और का नहीं एलिना का होता है, जो बेहद ही हैरान होते हैं। आसमान में कौवे उड़े होते हैं। ड्यूक अपनी पिछली जिंदगी की याद कर रहे होते हैं। अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोलते सही, यह वह दुनिया है जहाँ आप मौजूद हैं और मुझे दी गई पहली और आखिरी दुनिया। ये बोलने के बाद वह एलिना के सर पे किस करते हैं। अच्छे सपने देखना एलिना, भले ही मैं इस बुरे सपने से कभी नहीं जग सकता। कुछ दिनों बाद ग्लूटन पर सर काट दिया जाता है। इन्होंने एलिना को किडनैप किया होता है। वह आदमी अपने साथी का सर कटेदा देख डर रहा होता है और आखिरी में उसका भी सर काट दिया जाता है। यह देख सभी लोग खुश हो रहे थे। डिएगो बोलते हैं एक फांसी ऐसे त्योहार के रूप में कैसे बदल गई। शेल बोलती है ये सब उस श्रापित अंधविश्वास के कारण है। कहते हैं कि अगर आप एक अपराधी के शरीर का हिस्सा लेते हैं आपको सौभाग्य मिलेगा। ईसा और यंग लेडी की लाशें जाहिर तौर पर सबसे लोकप्रिय है। ये बोलते हैं ये कितना परेशान करने वाला विषय है। दुनिया में समझदार बने रहने के लिए मुझे लगता है कि जल्दी शादी करना सबसे अच्छा है। रोटेन उनकी बातें सुनता है। हम देखते हैं कोई बोलते हैं रोटेन मुझे माफ करना अचानक बुलाने के लिए। कैसियर बहुत ही अलग व्यवहार कर रहा है। कहते हैं वे टाउन साम्राज्य के को खत्म कर सकते हैं। सुनकर रोटेन कुछ नहीं बोलता है। उसके भाई के रूप में मैं उसकी मदद नहीं कर सकता लेकिन मैं चिंता कर सकता हूँ। कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया है बगैर किसी कारण, जरूर कुछ हुआ है। ये सुनकर रोटेन एम्परर की तरफ देखता है। एम्परर बोलते कुछ ऐसा जो आपको चुप कराने की जरूरत है, कैसियर को पता लगे। चेंज होकर एलिन का घर का होता है। सभी लोग एलिना को उसके घर पे बुलाने के लिए धन्यवाद बोल रहे होते हैं। डिएगो बोल रहा होता है ये वही खरगोश और गुड़िया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। रोटेन बोलता है आपको हमेशा से गुड़िया के अलावा किताबें पसंद है ना। इन्होंने बोलता है आपको फाउंटेन पेन की जरूरत पड़ सकती है इसलिए मैंने फाउंटेन पेन लाया है। मिशेल बोलती है फिर भी स्नैक्स का कोई मुकाबला नहीं है ना। डिएगो और रोटेन आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। एलिना उन्हें लड़ता देख परेशान हो रही होती है। तभी उन्हें एलिना की आवाज आती है। चारों एलिना की तरफ देखते हैं। एलिना गिफ्ट पकड़े हुए बोलती है हम पहले खाना खा लें। मिशेल बोलती है आपने ये खुद बनाया है लेडी एलिना। ये भगवान हमारी लेडी कब इतनी बड़ी हो गई, तुमने ये खुद सारा खाना बनाया है। ये सुन के एलिना बोलती है आजकल मेरी वजह से सभी लोग परेशान हैं इसलिए मैं आप सभी को कम से कम एक बार खुश करना चाहती थी। डिएगो खाना खाते हुए बोलते ऐसा मत कहो, आप ऐसे जता रहे हैं जैसे हम बहुत कष्ट झेल रहे हैं। वैसे मान लीजिए कि बैरन फिर से बाहर चला जाएगा। ये सुनते ही वहाँ का माहौल कुछ अजीब हो जाता है। डिएगो अभी भी बोल रहा था लगता है कि उसे अकल नहीं आई है। किसी को कुछ न बोलता देखता वो उसे समझ आता है उसने क्या बोल दिया। वह जल्दी से एलिना से माफी मांगता है। एलिना बोलती है ये ठीक है, मुझे समझ आता है कि सब लोग मेरे पिता को क्यों ना पसंद करते हैं। मुझे पता है कि ये कितना निराशाजनक लगता होगा कि मैं अभी भी उससे रिश्ता तोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। सिनोन सोचते हुए बोलते सबसे जरूरी बात यह है कि आप क्या महसूस कर रही हैं। कुछ समय पहले आपके साथ बहुत ही भयानक घटना घटित हुई थी इसलिए मैं परेशान था कि कहीं हमारी वजह से आप खुद पर ज्यादा दबाव न डाल रही हो। यह सुनने के बाद एलिना का चेहरा लाल हो जाता है। उसे ड्यूक के साथ बिताई गई रात की बात याद आ रही होती है। एलिना बोलती है आप हिज एक्सीलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है एलिना के साथ क्या हुआ। रोटेन बोलता है हिज इंपीरियल मैजेस्टी। का ध्यान रोटेन की बातों पे जाता है। सामना करते हैं आपसे गुप्त रूप से मिलना चाहते लेडी एलिना। यह सुन के एलिना हैरान हो जाती है। सीन चेंज होकर एम्परर महल का होता है। रोटेन एलिना से पूछा होता है क्या वह नर्वस है। एलिना बोलती है खैर एम्परर को देखे काफी समय हो गया है क्योंकि मेरी सगाई हिज एक्सीलेंसी से हो चुकी है। मुझे लगता था कि मैं उनसे कभी न कभी मिलने जाऊंगी लेकिन पता नहीं क्यों अभी मिलना थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सुन के रोटेन बोलते हैं आपने अक्सर हिज एक्सीलेंसी और मैजेस्टी के साथ समय बताया है इसलिए यह ज्यादा अजीब महसूस नहीं होना चाहिए। बात करते हुए वह दोनों एम्परर के कमरे तक पहुंच जाते हैं। एलिना अपने सामने बड़े से दरवाजे को देख रही होती है। रोटेन उसे अंदर जाने के लिए बोलता है। एलिना कमरे के अंदर चली जाती है। एम्परर बोलते हैं आप यहाँ हैं लेडी एली रोड। एलिना अपना सर उठाकर देखती है। उसके सामने एम्परर होते हैं जो बोल रहे होते हैं काफी समय हो गया है ना। एलिना एम्परर को ग्रीट करती है। एम्परर एलिना के पास आते हैं बोलते हैं आपने दरबारी शिष्टाचार भी सीख लिया है, आप काफी बड़े हो गए हो। आने के लिए धन्यवाद, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। मुझे बताओ। ये सुन के एलिना परेशान हो रही होती है। वे अपनी नीली आंखों से एलिना को देखते हुए बोलते हैं क्या आपके मन में ट्रांस साम्राज्य के प्रति कोई द्वेष है। सुन के एलिना एम्परर की तरफ देखते हुए दोबारा बोलते हैं क्या आपने शायद कैसियर से पूछा था क्या तुम्हारे लिए साम्राज्य की आधी आबादी को मिटा देना ठीक रहेगा। ये सुन के एलिना घबरा गई होती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वह बोलती है क्या। कुछ समय बाद हम देखते हैं एलिना और एम्परर चाय पीने के लिए कुर्सियों पे बैठे होते हैं। एम्परर बोलते मैंने सोचा नहीं मैं जिस लेडी एली रोड को जानता हूँ वह ऐसा काम भी कभी करेगी। एलिना ने अभी भी सर झुकाए हुए बोलती हाँ मैजेस्टी। वे मन में सोचते ड्यूक कैसियर ने यही नहीं कहा होगा वे साम्राज्य के आधे लोगों को मार डालेंगे। हालांकि इन दिनों उनका व्यवहार देखते हुए मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। एलिना हिम्मत करते हुए बोलती योर मैजेस्टी इस बारे में। तभी वो ये देख के हैरान हो जाती है। एम्परर शांति से उसे देख रहे हैं तो आपके पास कहने के लिए कुछ तो है। ये सुन के एम्परर मुस्कुराते हुए बोलते हैं 4 साल हो गए हैं ना उस दिन से। ना बोलती है 4 साल। एम्परर बोलते सही 4 साल। एलिना क्या आप अभी भी करते हैं। वो पास्ट की बातें सोचते हैं जब वो ड्यूक को युद्ध में जाने से रोक रही होती है। वहाँ पे एम्परर आके एलिना को रोते हुए देख रहे होते हैं। एम्परर बोलते हैं मुझसे नाराज हो। एलिना चाय को देखते हुए सोचती है तो वह रोते हुए बोलती है योर मैजेस्टी
एलिना उनके पैर पकड़ कर रोते हुए बोल रही होती है, इस एक्सलेंसी से बस एक बार मिलने दीजिए। एम्परर बोलते हैं, वह आपसे मिलने से इनकार करता है तो मैं कैसे मजबूर कर सकता हूँ। रोते हुए बोलती है, हर कोई कह रहा है कि ये युद्ध बेहद ही खतरनाक है, क्यों तुम अपने भाई को नरक में क्यों भेजोगे। एम्परर बोलते, कितनी बेशर्मी है। यह सुन के एलिना हैरान हो जाती है, जो कुछ भी हो रहा है वह कैसियर का फैसला था। युद्ध में जा रहे और आपसे मिलने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। क्या तुम समझ रही हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कैसियर को रोकने की कोशिश की, मुझे सिंहासन पर बैठाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन फिर से मौत की ओर बढ़ पड़े। क्या आपको लगता है कि मुझे इसमें खुशी हुई? एलिना की तरफ देखते हुए आगे बोलते हैं, लेकिन कैसे ट्राउन साम्राज्य की रक्षा करना चाहता था, एलिना जिस ट्राउन में तुम रहती हो। एम्परर हंसते बोलते, हालांकि इस बात पर देर हो गई है, फिर भी आपको शादी की बहुत बहुत बधाई हो। ये सुन के एलिना बोलते, धन्यवाद मैजेस्टी। एम्परर बोलते, जब आप मुख्य पद पर आते हैं, आपने शायद गौर किया होगा, लेकिन मेरा भाई आजकल थोड़ा अलग सा लग रहा है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आपको शायद कुछ पता होगा। तभी ड्यूक वहाँ पर भाग कर आते हुए बोलते, एलिना तुम हमेशा अकेली क्यों घूमती रहती हो? आप अपने पति को अकेला छोड़ रही हैं? हम देखते हैं ड्यूक एलिना के बगल में बैठ गए होते हैं। ड्यूक को देखकर हंसते हुए बोलते हैं, आपको मेरी उम्मीद से भी जल्दी पता चल गया सर, रोटेन अभी भी जीवित है। ड्यूक हंसते हुए बोलते हैं, कौन जानता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या जवाब देते हो भाई। एम्परर अपनी घबराहट को छुपाकर हंसते हुए बोलते हैं, उस पर ज्यादा सख्ती मत करो, मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ड्यूक बोलते हैं, क्या वाकई में मेरे पीठ पीछे एलिना को बुलाने की कोई जरूरत थी? ये कहते हुए चाय में चीनी डाल रहे होते हैं। वह चाय एलिना की तरफ करते हुए बोलते हैं, इसे पी लो, यह ठंडा हो गया है। ऐसा बर्ताव देख के एम्परर कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं, शर्म से अपना सर नीचे करते हुए बोलते हैं, हाँ मैं गलत था, ठीक है। फिर वे एलिना की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अगर मैंने आपको चौंका दिया हो तो मुझे खेद है एलिना, मैं बस यही चाहता था कि हम आपस में आसानी से रहें। ये सुन के एलिना धन्यवाद बोलती है। एम्परर बोलते, कैसियर। ये सुन के ड्यूक अपने भाई की तरफ देखते हैं। एम्परर बोलते, काफी समय हो गया, तो क्या हम सिर्फ दोनों बात करें? लेडी एलिना, मैं आपको अपने निजी बगीचे में जाने तक की व्यवस्था करूंगा। एलिना बोलती है, ये तो सम्मान की बात है। ड्यूक उसके बालों को छूते हुए बोलते हैं, एलिना चाहो थोड़ा देख लो, लेकिन इस बार अपने पति के बिना मत जाना। एलिना ड्यूक को देख रही होती है, उन दोनों को ऐसा करता देख एम्परर बोलते हैं, माफ करें, क्या मैं आपको यहाँ नहीं दिख रहा? एलिना कॉरिडोर में चलते हुए सोचती है, आखिरकार मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। फिर भी वह अपने भाई के मामले में काफी अलग है, उनका रिश्ता पहले की तरह मजबूत प्रतीत होता है, लेकिन मेरे लिए किस तरह? मैं सोच रही थी, तभी उसकी नजर सामने जाती है। वह ये देख के हैरान होती है, कोई शाही महल में स्मोकिंग कर रहा है। हम देखते हैं एक औरत जो स्मोकिंग कर रही होती है, वह कोई और नहीं एम्परर की फियोंसे होती है। उसकी नजर एलिना पे जाती है, वह एलिना की तरफ पलट कर बोलती है, ओ माय। एलिना हेलो करने बाद खांसने लग जाती है। एम्परर की फियोंसे बोलती है, आप कौन? ये सुन के एलिना घबरा जाती है। ये सुन के पीछे खड़ा आदमी बोलता है, ये लेडी एलिना है, एली रोड हाउस की। अच्छा ऐसा है, ये आपका नाम था? आप जानते हैं मुझे नाम याद रखने में बहुत ही दिक्कत होती है। एलिना को देखकर मजाकिया तरीके से बोलती है, यार ये ऐसा चेहरा नहीं है जिसे कोई याद रख सके। यह बोलकर वह अपनी सिगरेट नीचे गिर देती है और सिगरेट को अपने पैर से कुचलते हुए बोलती है, फिर भी लेडी एली रोड, आपकी शादी पर बधाई हो। एलिना उसे धन्यवाद बोलती है। वह याद करती है, उसने अफवाहों में सुना था कि उस औरत की शादी के लिए सम्राट नहीं चुने गए थे, लेकिन ग्रैंड ड्यूक आर्जेंट। एम्परर की फियोंसे बोलती है, ख्याल लेडी एलिना, आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। एलिना बोलती, क्षमा करे। नाटक करते हुए बोलती है, मैंने सुना है कि आपके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं जानना चाहते थे कि आप दहेज की तैयारी कैसे करने की योजना बना रहे हैं। फिर वे एलिना की तरफ देखकर बोलती है, ओ माय, मुझे मत बताओ कि तुम्हें पता नहीं था। आमतौर पर दुल्हनों से दहेज तैयार करने की अपेक्षा की जाती है, आप जानते ही है ना। खैर आपके माँ की मृत्यु हो गई है और ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई भी उपयुक्त कुलीन औरत नहीं है, इसलिए बुनियादी बातें सीखने में मुश्किल रही होगी। एलिना जिसे ये सुनकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वह सोचती है, मैं कितनी मूर्ख थी, मुझे लगा था कि शादी करना काफी होगा, मैंने शपथ ली थी कि मैं इस ग्रेस पे बोझ नहीं बनूंगी। सोचते हुए एलिना अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लेती है। एलिना की ऐसी हालत देखकर हंसते हुए बोलती है, तो फिर इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे एक नई नौकरानी की तलाश है। ये सुन के एलिना उसकी तरफ देखती है। वह आगे बोलती है, अगर आपकी स्थिति इतनी खराब है, कम से कम तब तक जब तक आपका दहेज न तैयार हो जाए। ड्यूक ने ये सारी बातें सुन ली होती है। वह बोलते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ और बगीचे में घूम कर देखो। ड्यूक की आवाज सुनकर सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं। ड्यूक उनकी तरफ बढ़ते बोलते हैं, एलिना तुम यहाँ क्या कर रही हो? काफी समय हो गया लेडी पैराविलीन। अपना नाम सुन के उसका चेहरा लाल हो जाता है। ड्यूक की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, तुम अच्छे रहो, मुझे पिछली दावत में आपका अभिवादन करना चाहिए था। एलिना उसे देखकर सोचती है, लेडी पैराविलीन, ऐसा लगता है उसके मन में लॉर्ड कैसियल के लिए भावना है। उसने कहा था कि वह लॉर्ड कैसियल से शादी करना चाहती थी। यह स्वाभाविक ही है कि वह मुझसे नाराज है। एम्परर की फियोंसे दोबारा नाटक करते हुए बोलती, मुझे माफ करना, अभी भी ठंड है और मेरे कपड़े भी काफी पतले हैं, इसलिए वह उम्मीद भरी नजरों से ड्यूक की तरफ देखती है। शर्माते हुए बोलती है, आप कितने विचारशील हैं। बोलते है, उसकी नजर ड्यूक की तरफ जाती है, जो एलिना को अपना कोट पहना देते हैं। एलिना का चेहरा लाल हो जाता है। वह बोलती है, लॉर्ड कैसियर। ड्यूक बोलते, इसे पहन लो, ठंड है। एलिना बोलते, वैसे मौसम इतना ठंडा नहीं है, मैं सचमुच ठीक हूँ। अपने आप को नजरअंदाज होता देख उसका चेहरा काला पड़ गया होता है। कुछ देर बाद वह दोनों गार्डन में टहल रहे होते हैं। ड्यूक बोलते, आप शादी से पहले लैब खोलने की अनुमति मांग रही हैं। एलिना बोलती है, हाँ। ड्यूक
बोलते वह मामला पहले ही सुलझ चुका है। एलिना बोलती है मुझे सिर्फ थोड़ी जल्दी है। ये सुनकर ड्यूक बोलते हैं आखिर इतनी जरूरी बात क्या हो सकती है। ड्यूक की तरफ देखकर बोलती है बात बस इतनी सी, मुझे लगता है कि अगर आप लैब खोल दे तो मैं दहेज तैयार कर सकती हूँ। मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन आखिरकार शादी दो लोगों के बीच का बंधन है। ड्यूक बोलते हैं मुझे लगता है कि पैरावेलना ने कुछ अजीब बात कह दी। ये बोलकर ड्यूक आगे बढ़ जाता है। एलिना वहीं पे रुक जाती है। एलिना बोलती है दहेज की चिंता है, लेकिन ये सुनकर ड्यूक एलिना की तरफ पलट कर देखते हैं। हिम्मत के साथ बोलती है कुछ मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग मेरी दवाई लेने के लिए हर रोज आते हैं। मैं उनके बारे में लगातार चिंतित रहती हूँ और हाल ही में जो मैंने दवा विकसित की है आखिरकार उससे परिणाम दिखना शुरू हो गए हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए लैब को जल्दी खोलना ठीक रहेगा। ड्यूक एलिना की बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। वह बोलते हैं आप दहेज के रूप में कितनी रकम लाने की योजना बना रहे हैं। एलिना हैरान होते हुए बोलती है अरे मुझे अभी इनकी गिनती करनी है, सबसे पहले मैं दहेज की राशि का पता लगाऊंगी। मजाकिया तरीके से बोलते हैं और अगर पैसे काफी नहीं हुए तो तुम अफीम या कुछ और बेचोगे। एलिना जल्दी से बोलती है नहीं, कभी नहीं, मैं कसम खाती हूँ मैं ऐसा नहीं करूंगी। ड्यूक उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं एलिना। यह बोलने के बाद वह उसे किस करते हैं। करने के बाद वह बोलते हैं दहेज पहले ही प्राप्त हो चुका है। एलिना बोलती है योर एक्सीलेंसी वह है। ड्यूक उसे घड़ी दिखाते हैं जो एलिना ने दी होती है। वे हंसते हुए बोलते हैं आप मुझे अभी भी योर एक्सीलेंसी कहकर बुलाते हैं, क्या मुझे अपना नाम बदलकर वही रख लेना चाहिए। एलिना रोते हुए बोलती है लॉर्ड कैसियर, मुझे शायद दहेज की सही रकम का ना पता होना, लेकिन कहने के लिए ये तो बहुत ही कम है। ये सुनकर ड्यूक शांत होते हुए बोलते हैं काफी समय पहले मेरे पास भी बिल्कुल वैसी घड़ी थी। वह एक मरी हुई व्यक्ति की आखिरी निशानी थी। वह टूटा हुआ था, टिक टिक भी नहीं करता था, लेकिन मैंने इसे संभाल कर रखा था। वापस करने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ा, इसलिए मैंने इसे खुद नष्ट किया। एलिना लेकिन फिर तुमने मुझे बिल्कुल वैसी ही घड़ी दी तोहफे में, ये क्या सोने से ज्यादा कीमती नहीं है। एलिना जो ड्यूक की सारी बातें सुन रही होती है और वह घड़ी को कसकर पकड़ते हुए बोलते हैं इसलिए दहेज की अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपसे पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है। दिन पैरावेलनी के घर का होता है। उसके कपड़े और सैंडल फर्श पे पड़े हुए होते हैं। उसके आसपास 3 लड़के होते हैं और वह नाइटी पहन के स्मोकिंग कर रही होती है। याद करते हुए ड्यूक एलिना से बोल रहे होते हैं क्या आपने बगीचे का एक चक्कर लगाया है। एलिना बोलती है ये अभी तक तैयार नहीं है। ड्यूक बोलते हैं अभी तक नहीं। यह बोलकर वह पैरावेलनी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कृपया लेडी पैरावेलनी को बाहर तक ले चले, ऐसा लगता है कि वह अपना रास्ता भटक गई है। यह याद करके वह बोलती है कितनी अद्भुत दया है, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करने के लिए मुझे पछतावा करना होगा। यह बोलते हुए वे एक आदमी को इशारा करके अपनी तरफ बुलाती है। वह आदमी घबराते हुए शराब के गिलास को देखता है और पैरावेलनी के ऊपर डाल देता है। उसके बाद वह उसकी गर्दन पर लिक करने लगता है। 2 आदमी उसके पैरों पर किस कर रहे होते हैं और कुछ इस तरह से वह लोग आपस में होते हैं। उसे अभी भी ड्यूक की वही नजरें याद आ रही होती हैं और बोलती है एलिना एली रोड। दूसरी तरफ एलिना घर के बाहर बैठ के किताब पढ़ रही होती है। याद करती है जब बोलती है योर हाइनेस योर हाइनेस। छोटी एलिना चिल्लाते हुए बोलती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पहले तो एलिना को चिल्लाता देख ड्यूक घबरा जाते हैं, फिर वह मुस्कुरा देते हैं और छोटी एलिना के पास झुकते हुए बोलते हैं पहले तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। एलिना बोलती है कितना बड़ा, शायद उस झाड़ी जितना ऊंचा। वह उदास होते हुए बोलती है तुझा का पेड़ 15 मीटर लंबा हो सकता है, मुझे लगता है कि हमारी शादी को और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर ड्यूक एलिना के सर पे प्यार से हाथ रखते हैं। ये देख छोटी एलिना मुस्कुरा देती है। वह बोलती है तब तक मैं इंतजार करूंगी जब तक मैं उस पेड़ जितनी लंबी ना हो जाऊं जिसका उसने जिक्र किया था। क्या मैं अब भी उसके बसंत ऋतु की दुल्हन बन पाऊंगी, क्योंकि हिज हाइनेस ने मुझसे शादी करने का वादा किया है, तो ये आधी सफलता है। शादी की अंगूठी कुछ इस तरह दिखनी चाहिए। उस समय हिज एक्सीलेंसी बहुत ही प्यारे थे, भी वे पहले की तरह दयालु थे। यह बोलने के बाद उसे एम्परर की बात याद आती है। उन्होंने ड्यूक के बारे में पूछा था। ड्यूक का बदला हुआ व्यवहार और उनका बर्ताव बेहद ही अलग थे। वह पक्का बदल गए हैं, पहले की तरह नहीं है, जरूर कुछ हुआ है। वह सोचती है काश हिज एक्सीलेंसी मुझ पर थोड़ा बहुत सहारा ले सकते, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिस पर वह भरोसा कर सके। लाल आज से ही कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। एलिना सोच रही होती है तभी कुछ चिल्लाते हुए बोलता है माय लेडी एलिना। एलिना की नजर सामने जाते हैं जहाँ पर डियागो खड़ा होता है। वह बोलता है आखिरकार आज वो दिन आ गया, तो क्या हम चलें? यह सुन के एलिना घबरा जाती है, क्योंकि आज से ही एलिना की शादी की तैयारी शुरू हो रही थी। कुछ देर बाद वह दोनों कपड़े की दुकान पे पहुंच जाते हैं। एलिना को आर्जेंट के डचेस बोलकर स्वागत कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है आज आपके लिए सबसे अच्छी शादी की ड्रेस है माय लेडी। उन तीनों को एलिना को देखकर विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि एलिना बहुत ही डरी सहमी खड़ी होती है और उसने चश्मा भी पहना होता है। उनमें से एक औरत बोलती है पहले हमें उनके बालों को लटों का कुछ करना चाहिए, आखिरकार ड्रेस पूरी तरह से ढक जाएगी। अगर इससे कोई समस्या है तो वह घूंघट के पीछे छिप सकती है। ये बोलने के बाद वह औरत मुस्कुराते हुए बोलती है तो ठीक है, तो क्या हम आपके बालों को ठीक कर सकते हैं? डियागो बोलते इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। वह औरत डियागो को समझाते हुए बोलती है कम से कम क्या उसके बाल ड्रेस से मेल नहीं खाने चाहिए थे। डियागो ठंडे तरीके से बोलते हैं बेहतर होगा कि आप अपने काम पर ध्यान रखें। वह औरत बोलती है ड्यूक ने खुद सबसे बेहतरीन शादी की ड्रेस का अनुरोध किया था, फिर भी हम उनके एक बालों को भी नहीं छू सकते। डियागो बोलता है उन्होंने सबसे बेहतरीन बालों की मांग तो नहीं की थी ना। एलिना डियागो को बहस करने से रोक देती है। उसके बाद वह अपना चश्मा निकाल कर टेबल पे रख देती है, अपने बालों में उंगली डाल के गोल गोल घुमा रही होती है। एलिना को देखकर उन सबका चेहरा लाल हो जाता है
क्योंकि अलीना बिना चश्मों के बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। अलीना बोलती है तो क्या ये ठीक हो जाएगा? वे तीनों भी अलीना की खूबसूरती देख के हैरान होती हैं। अलीना आगे बोलती है क्या इस तरह करना ठीक रहेगा? उसके बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे कि उसे यकीन था कि लोग उसके बारे में बुरा कहेंगे, लेकिन जैसा उसने सोचा था सब कुछ उससे अलग होता है। पीछे वाली बोलती है ओ माय गुडनेस, बिल्कुल। वे अलीना को ले जाते हुए बोलती है आप परी जैसी हैं, चलिए कपड़े चुनते हैं, कोई हल्की सी चीज जो हवा में लहर सके। दूसरी औरत बोलती है स्टाइलिस्ट को तुरंत बुलाओ। ये बोलते हैं उन दोनों की आंखें चमक रही होती है अलीना को देखकर। आप एक ऐसी दुल्हन बनेगी जिसका नाम साम्राज्य के इतिहास में अमर हो जाएगा। कुछ देर बाद अलीना एक सुंदर सी वेडिंग ड्रेस में आती है। सभी लोग अलीना को उस गाउन में देखकर बहुत ही खुश होते हैं। एक औरत अलीना को शीशे की तरफ ले जा रही होती है। वह खुद को शीशे में देखकर बोलती है एक पल के लिए तो मैं भूल गई थी मैं क्यों आईने में खुद को नहीं देख सकती। वह खुद को शीशे में ना देख पाने की वजह से उदास हो जाती है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है जो बोल रही होती है आंखें आंखें, आपको पता है कि आपकी आंखें कितनी डरावनी है? वह गुनोनी सचमुच भयानक है। जी हैरानी है कि राजकुमार हर बार तुम्हें देखकर क्या सोचते होंगे। वह उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलती है अलीना आंखें कितनी डरावनी है। ये बोलते हुए वह कैंची उसकी आंख के पास लेके चली जाती है। छोटी अलीना जो बहुत ही ज्यादा डर गई होती है कि माँ बोलती है कि क्या बेहतर होगा कि अगर वह वहाँ बिल्कुल भी ना हो। सोचने के बाद अलीना मुस्कुराते हुए बोलती है मुझे ही पसंद है, मैं क्या कपड़े दोबारा बदल सकती हूँ? वह औरत दूसरी तरफ पलटकर बोलती है एक पल के लिए इंतजार करें। एक औरत उनके पास कैंची की ट्रे लेके आती है। अलीना को थोड़े बाल कटवाने के लिए बोलती है। वह कैंची दिखाते हुए बोलती है बस थोड़ा सा, बस इतना कि आपका चेहरा थोड़ा और अधिक दिखाई दे। अलीना जो कैंची को देखकर डर गई होती है। वह तो बोलती है अरे बाप रे अचानक आपको इतना पसीना आ रहा है, क्या आप ठीक है या आपको दर्द हो रहा है? डियागो अलीना के सामने बैठते हुए बोलता है माय लेडी। वह अलीना का हाथ पकड़ के बोलता है कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सांसें लें। कुछ देर बाद वह दोनों चाय पीने बाहर आ जाते हैं। अलीना डियागो को धन्यवाद बोलती है। डियागो बताता है तो क्षेत्र में ऐसा होना आम बात है, चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वैसे मुझे पहली बार में पता चल गया कि तुम्हें कैंची से डर लगता है। अलीना उदास हो जाती है, वह अपना सर नीचे झुका लेती है। अलीना को ऐसा करते देख डियागो बोलता है माय लेडी। अलीना डियागो की तरफ देखती है। डियागो अपने चेहरे पे एक बिल्ली का मास्क लगा लेता है। अलीना बिल्ली का मास्क लेते हुए बोलती है यह अचानक कहाँ से आ गया? डियागो मुस्कुराते हुए बोलता है हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अलीना मास्क लेके बहुत ही खुश हो जाती है। डियागो अलीना को मुस्कुराते हुए देखकर बोलते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ था? अलीना अपने हाथों को दबाते हुए बोलती है यह सिर्फ कैंची लगभग मेरी आंखों में घुस गई थी। यह सुनकर डियागो हैरान हो जाता है। अलीना जल्दी से घबराते हुए बोलती है जब मैं छोटी थी और अकेले खेलती थी सर डियागो किसी से नहीं डरते हैं ना, आखिरकार आप एक मजबूत सैनिक है। डियागो बोलते ऊपर की तरफ देखते हुए बोलते हैं सैनिक भी एक इंसान होता है, वह क्यों नहीं डरेंगे, बेशक कुछ बातें तो होंगी। अलीना बोलती है वास्तव में? डियागो बोलते बिल्कुल, मुझे हारने का डर था। अलीना बोलती है हारने का? डियागो बोलते हाँ, हम सभी ने युद्ध की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की थी, रणनीतियाँ बनाई, हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें कभी कभी बात नहीं बनती। हर बार यही सोचता था कि हार जाएंगे, साथी मर रहे हैं। ऐसे समय में हारने का एहसास बहुत ही भयानक होता था। ये मेरे लिए बहुत ही कठिन अनुभव था, इसलिए कुछ पलों में मुझे लगा कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। अपने हाथों को देखते हुए बोलता है पियर्सिंग टैटू। जल्दी से अपने हाथों को पीछे करते हुए बोलता है मुझे लगता था कि ये आत्महानि का एक रूप था। अलीना को डियागो की बात सुनकर रोना आ रहा होता है। उसे रोता देख डियागो हैरान होता है। जल्दी से बोलता है ये सचमुच ठीक है, अतीत की बात है, ये मैं बिना झिझक के कह सकता हूँ। का ध्यान उन दोनों की तरफ होता है। अलीना बोलती है आप कैसे ठीक हुए? डियागो बोलता है मैंने स्वीकार कर लिया मैं अकेला नहीं हूँ। जब हालात मुश्किल होते हैं तो मैं रोटन सेनन या मिशेल के पास भाग जाता था। हम जीतेंगे इस बारे में शिकायत करते रहे और हम मिलकर सफलता का रास्ता खोजेंगे। ग्रैंड ड्यूक ऐसी बेतुकी बातें कहते थे जैसे कि अगर हम अगली बार नहीं जीते तो वह अपनी नाइट की उपाधि छोड़ देंगे और उसके बाद हिज एक्सलेंसी ने हमेशा विजय दिलाई। इसकी बदौलत में वाकई में काफी बेहतर हो गया। ये कहते हुए वो बहुत ही खुश होता है। अलीना सोचती है ये जाना कि आप अकेले नहीं है। तभी से ड्यूक की आवाज आती है अलीना यहाँ आओ। अलीना बोलती है सर डियागो मैं अभी बदलना चाहती हूँ, भले ही मैं एक साथ पूरा ना कर पाऊँ, ताकि जब मैं हिज एक्सलेंसी के साथ खड़ी रहूँ मुझे शर्म नहीं आएगी। मैं धीरे धीरे इस पर काबू पाना चाहती हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं अलीना चिल्ला रही होती है, बोल रही होती है सर डियागो रुक जाइए। हम देखते हैं अलीना को डियागो कहीं लेके जा रहा होता है। अलीना अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है। वह बोलती है खैर हिज एक्सलेंसी व्यस्त होंगे और कैची से डरने की वजह से उसके पास रहने के लिए कहना थोड़ा अजीब है। डियागो बोलता है लेकिन इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आप जानते हैं ना आप डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके अपने सबसे करीबी व्यक्ति के साथ होना सबसे अच्छा होता है। ये बोलते हुए डियागो की आंखें चमक रही होती है। लीना रोते हुए बोल रही होती है सर डियागो इसकी वजह मुझे नींद की गोली नहीं लेनी चाहिए, लैब में एक शक्तिशाली नमूना मौजूद है। तभी डियागो की नजर पीछे पड़ते हुए घबराते हुए बोलता है मिस। तभी आवाज आती है अलीना। अलीना जल्दी से पीछे पलट कर देखती है। ड्यूक उनके पीछे खड़े होते हैं। वह बोलती है नींद की गोली। कुछ देर बाद अलीना ड्यूक के कमरे में होती है। वह ड्यूक से माफी मांग रही होती है। वह बोलती है इतनी मामूली से बात का बवाल खड़ा कर दिया। ड्यूक बोलती है इस तरह की बातों की चिंता मत करो, क्या मैं आपका हाथ पकड़ लूं? ये सुन के अलीना हैरान होते हुए बोलती है नहीं, बस आपका आसपास होना ही मेरे लिए काफी है। ये बोलते हुए जल्दी से अपने मुंह को ढक लेती है। वह आगे बोलती है लेकिन अगर आप इसे पकड़ के रखे तो शायद और भी बेहतर होगा। ये सुनकर ड्यूक मुस्कुरा देते हैं। वह अलीना के हाथों को पकड़ लेते हैं। अलीना ड्यूक को देख रही होती है। दोनों ही बहुत ही अच्छे दिख रहे होते हैं।
हैं। एलिना ड्यूक को देख ही रही होती है, तभी ट्रे लाने की आवाज आती है। एलिना और ड्यूक दोनों ही ट्रे की तरफ देखते हैं। एलिना बोलती है, सर सोनियो, ट्रे में एक कैंची रखी होती है। बटलर कैंची उठाते हुए बोलते हैं, इस बूढ़े आदमी के हाथ अभी भी अच्छे हैं, अगर मैं आपके लिए इसे ठीक कर दूं तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। कैंची को देखकर एलिना घबरा रही होती है। ड्यूक बोलते हैं, एलिना, वह ड्यूक की तरफ देखती है। वह उसको हाथ पकड़े हुए बोलते हैं, अपनी आंखें बंद करो, मैं यहीं तुम्हारे बगल में रहूंगा। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। ड्यूक उसका चश्मा निकाल कर टेबल पे रख देते हैं। सिनोन एलिना के बालों को काटने लगते हैं। एलिना को अपने कटते हुए बाल महसूस हो रहे होते हैं। कुछ देर बाद एलिना के बाल कट जाते हैं। सिनोन मुस्कुराते हुए बोलते, हो गया। एलिना की तरफ शीशा पढ़ाते हैं। एलिना शीशा लेके जब खुद को देखती है, सिनोन बोलते हैं, कैसा है? मुझे तो ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन एलिना की आंखें, जिसमें साफ पता चल रहा था वह खुद को नहीं देख पा रही होती है। वह शीशा सिनोन की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, मुझे ये पसंद है। ड्यूक एलिना के बर्ताव को देख रहे होते हैं। एलिना सिनोन को धन्यवाद बोलती है। सिनोन वहाँ से चले जाती है। ड्यूक से बोलती है, आप जरूर व्यस्त होंगे, इसलिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिनोन मेरे बाल काटेंगे, ये किसी तरह से अजीब लग रहा है। ड्यूक बोलते हैं, एलिना, और उसकी तरफ शीशा बढ़ाते हुए बोलते हैं, तुमने क्या देखा इसमें? ये सुन के एलिना घबरा गई होती है। वे अपना सर झुका लेती है। ड्यूक बोलते हैं, क्या आप आईने में कुछ ऐसा नहीं देखना चाहते? एलिना ने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांधते हुए बोलती है, वास्तव में मैं अपना चेहरा शीशे में नहीं देख पाती हूँ, इसमें काले रंग है, बिल्कुल राक्षस की तरह। मेरी आंखों में दर्द नहीं हो रहा है। वास्तव में मैंने इसकी जांच की, यह जानने के लिए ऐसा क्यों होता है। अभी तक जो भी मैंने पता किया है उसके आधार पर ये मुमकिन है, मन या भावनाओं से संबंधित। ये सुनकर ड्यूक एलिना के चेहरे पे हाथ रखते हैं। एलिना अपना सर नीचे झुका लेती है। वह ड्यूक से पूछती है, क्या आपको मेरे बालों का लुक पसंद नहीं है? और बिना चश्मे की आंखें थोड़ी डरावनी लगती है ना? ड्यूक बोलते हैं, एलिना। ये बोलते हुए एलिना की तरफ झुककर उसके चेहरे को देखते हुए बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी डरावना कहा है? एलिना ड्यूक की तरफ देखती अपना सिर नीचे करके बोलती, नहीं। ड्यूक काफी गौर से एलिना को देख रहे होते हैं, जैसे वह उसके मन को पढ़ रहे हो। एलिना बोलती है, एली रोड परिवार की पत्नी। ड्यूक उसके होठों को दबाते हुए बोलते हैं, एलिना, आपकी माँ ही पूरी दुनिया नहीं है। एलिना ड्यूक की बातों को सुन रही होती है। ड्यूक को ये जानकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह बोलते हैं, पहले मुझे इस समस्या को सुलझाना चाहिए था। एलिना हैरान होते हुए बोलती, क्या? ड्यूक एलिना के सर पे हाथ फहराते हुए बोलते हैं, कुछ भी नहीं, भूल जाओ, घर जाने का समय हो गया। एलिना सर उठा के सामने देखती है। ड्यूक जो उसे देख कर मुस्कुरा रहे होते हैं। वह बोलते हैं, आप आज पूरी रात यहीं रुक सकते हैं। ये शायद पहली बार था एलिना ने जब ड्यूक को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा। सुनकर उसका चेहरा लाल हो जाता है। ड्यूक बोल रहे होते हैं, मैंने तुम्हें कहा था यहीं सो जाओ। एलिना बोलती है, नहीं। एलिना बोलती है, लेकिन तुम मुझ पर इतना समय पहले ही बिता चुके हो, अब मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलते हैं, लेकिन लॉर्ड कैसियर, क्या आप मेरे साथ आने का इरादा रखते हो? ड्यूक बोलते हैं, तो क्या आप अकेले जा रहे हैं? एलिना बोलती, हाँ। ड्यूक बोलते, इतनी देर से? स्वाभाविक रूप से पति को अपनी पत्नी को घर छोड़ना चाहिए। कुछ देर बाद वह दोनों एलिना के घर पे पहुंच जाते हैं। वह दोनों संतरे के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। ड्यूक बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसा दिखता है। एलिना बोलती है, नहीं, ये काफी बड़ा हो गया है। लॉर्ड कैसियर, आपने इसे मुझे दिया था, 10 साल हो गए हैं। ड्यूक बोलते हैं, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्यों दिया था? एलिना याद करती है। ड्यूक बोलते हैं, एलिना, तुमने उस अजनबी का पीछा क्यों किया? छोटी एलिना रोते हुए बोलती, उन्होंने कहा कि उनके पास एक आकर्षक दवा है, उसका स्वाद संतरे जैसा था। ड्यूक एलिना की बातें सुन के हैरान होते हैं। उसके सिर पे हाथ फहराते हैं। एलिना रोते हुए बोलती, मैं माफी चाहती हूँ योर ग्रेस। यही याद करके एलिना का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह बोलती है, यह एक ऐसी घटना थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। यह सुनकर ड्यूक हंस रहे होते हैं। ड्यूक बोलते, खैर मुझे भूख लगी है। एलिना चमकती हुई आंखों से बोलती, तो फिर आपको जल्दी वापस जाना होगा, मुझे साथ लाने के लिए धन्यवाद। ड्यूक उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलते, एलिना, मैंने तुमसे कहा कि मुझे भूख लगी है। ड्यूक के इतना करीब होने की वजह से एलिना का चेहरा लाल हो जाता है। एलिना बोलती है, लॉर्ड कैसियर, आप ऐसा नहीं कर सकते। एलिना ने अपनी स्कल को कसकर पकड़ा होता है, क्योंकि ड्यूक उसके किचन में खाना बना रहे होते हैं। एलिना बोल रही होती है, मुझे करने दीजिए। एलिना को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि लॉर्ड कैसियर चाकू चला रहे हैं। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि ड्यूक ने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से काटा होता है। एलिना चमकती हुई आंखों से बोलती है, कोना बिल्कुल सटीक है। अगर सिंपल सी भाषा में एलिना के बारे में बताऊं तो उसकी शोध की सामग्री का बंटवारा ड्यूक कर देते बहुत ही अच्छा होता है, कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ होता है। ड्यूक मुस्कुराते हुए कटिंग कर रहे होते हैं। एलिना ड्यूक को देखकर सोचती है, एक समय था जब मैं इस तरह के दैनिक जीवन का सपना देखती थी, एक बहुत ही आसान और एक शांतिपूर्ण जिंदगी। वह सोचती है, हालांकि जबकि मैंने डचेस बनने का फैसला लिया है, यह एक ऐसा सपना है जो कभी सच नहीं हो सकता। लॉर्ड कैसियर के योग्य पद इस तरह का स्थान नहीं है। ड्यूक एलिना को किसी सोच में गुम देखते हैं। वे उसकी तरफ सैंडविच बढ़ाते हुए बोलते हैं, एलिना। उसका ध्यान सैंडविच पर जाता है। ड्यूक उसे सैंडविच खाने के लिए बोल रहे होते हैं। एलिना ड्यूक को धन्यवाद बोलती है। उसके बाद वे सैंडविच खाती है। ड्यूक को अपना चेहरा देखता देख एलिना बोलती है, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? ड्यूक बोलते हैं, नहीं। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं बस तुम्हारी आंखों को थोड़ी देर तक देखना चाहता था। ये सुन के एलिना सैंडविच खाना रोक देती है। आगे बोलते, अगर मुझे पता होता कि यही कारण था, मुझे इन्हें पहले ही उतार देना चाहिए था। एलिना को पहले समझ नहीं आता ड्यूक किस बारे में बात करते हैं। जब एलिना को समझ आता है तो उसकी आंखें चक्कर खाने लगती हैं। एलिना बोलती है, क्या उतारेंगे? ड्यूक हंसते बोलते, आप किस बारे में कल्पना कर रहे हैं? मैं तो चश्मे के बारे में बोल रहा था। एलिना बोलती है, लॉर्ड कैसियर, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपसे इसी तरह घूमूंगी। मुझे लगता है इस तरह का कदम थोड़ा कम उदास दिखाता है। ड्यूक की तरफ सैंडविच बढ़ाते बोलती है, खैर आपको खाना चाहिए लॉर्ड कैसियर, ये सचमुच
सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। ड्यूक की नजर सैंडविच में न होकर एलिना के हाथों पे जाती है। ड्यूक को अपना हाथ पकड़ा देख एलिना हैरान होती है। ड्यूक एलिना की उंगलियों को अपने मुंह में डाल लेते हैं और उसे शक करने लगते हैं। एलिना जैसा समझ नहीं आता ये क्या हुआ। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं तुम ठीक हो, ये स्वादिष्ट है। एलिना की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वह सोचती है मेरे पास वह एक पोवर्ट बन रहे हैं। मैं यहीं पे स्टोरी खत्म करती हूँ। जितने भी चैप्टर्स थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं और एक और चैनल है जिसपे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उससे भी देख सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।